देखो मेरी बात सुनो। कल की क्लास में मैंने क्या समझा था? कल की क्लास में मैंने संविधान की परिभाषा समझी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन हो। मैंने कहा था कि जो लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास है। कल वाली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझ में आया मेरी बात? या ठीक है, मैंने कल समझाया था। मैंने कहा मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। इसका जो नोट्स है मैंने खुद बना रखा हो। इंग्लिश में भी है, एक तो इंग्लिश में भी सारा पूरा नोट्स, जितनी बातें बोल लूँगा सारी टोटल वो इंग्लिश में भी लिखी हुई, सारी हिंदी में भी लिखी हुई, टोटल सारी हैंड रिटन नोट्स है पूरा का पूरा। इंग्लिश में भी और किस में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में। और सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा मैं, यानी आराम से तुम इसे समझ सकते हो बड़े प्यार के साथ। और सुनूंगा भी मैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए काम का नहीं है, फिल्म्स के लिए ही काम का नहीं है। यहाँ मैं बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करूँगा, बड़े बड़े जो पदों में भी डिस्कस करूँगा, ताकि मैं आराम से तुम मेंस में भी जाकर लिख सकते हो, पीसीएस के मेंस में भी और यूपीएससी के मेंस में भी इनडायरेक्टली काम आएंगे। याद रखना बात तुम, जितने में टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा तुम, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगने की, तुम समझने के बाद बहुत धीरे धीरे समझ के चलेंगे। कल वाली क्लास में बताया था मैंने तुम, संविधान क्या हो एक प्रकार का, संविधान एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज हो। उस वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज के अंदर ना उस देश को संचालित करने वाले तत्व निहित हो, जो उस देश को संचालित करते हैं, उसके अंदर शासन प्रशासन कैसे चलेगा, ये सारी बात उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे रहा है। ये पूरा का पूरा एक दस्तावेज हो और वैधानिक प्रमाणित वेरीफाई हो, उसको साइन करे हुए हो। समझ आई बात? या उसके बाद ये सारे सिद्धांत उसके अंदर समाहित हो, इंक्लूड हो, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड हो। जल्दी जल्दी भाग करते इतनी स्पीड से भाड़ा पड़ते इतनी स्पीड से ये गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई है। देखो दस्तावेज होगा, सुन, मूलभूत सिद्धांत समाहित हो, देश के अंदर संचालित करने वाले सारे, ये कल समझाया पूरी क्लास में कहाँ कहाँ काम आने वाला सारा का सारा। आज हम कहाँ कहाँ डिस्कस करेंगे, एक करके तुम्हारा नंबर लगाऊंगा, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी वो समझाने के बाद भी फिर तुम तो आज अच्छी तरह कंसेप्ट अब क्लियर होगा। पिछली बार वीडियो नहीं आती ना, अब वीडियो देख कर क्या बेनिफिट हो, वीडियो देख तुम कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। मेरे मुख से इतनी सारी बातें निकलती, इतनी सारी बातें निकलती, पिछली बार मैंने पढ़ा था इतनी बातें निकली थी, वो तुम्हारे दिमाग से गायब होगी। वीडियो का बेनिफिट हो, बार बार हम जाकर रिवाइज कर सकते हैं, ये बेनिफिट हो वीडियो की क्लास का। समझ बात? है ठीक। चलो तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। तो दूसरे नंबर का फेसिक समझने की कोशिश करी। पहले मैंने फिर समझा था कि पॉलिटी क्या हो, या ये संविधान पता क्या होगा? संविधान एक प्रकार गतिज व चलायमान दस्तावेज हो, डायनेमिक डॉक्यूमेंट हो एक प्रकार का हो, और एक सैद्धांतिक पक्ष, थ्योरेटिकल साइड जिसे बोलते हैं। सैद्धांतिक पक्ष केवल किताब में लिखा हुआ। अच्छा, इसे अगर हम व्यवहारिक रूप देवे, इसे बिहेवियर में अपना ले, व्यवहारिक रूप दे दिया हमने, व्यवहार में अपना लिया हमने, तो वही हमारा राज्य व्यवस्था बन जा। लिखी हुई बातों का इंप्लीमेंटेशन करना राज्य व्यवस्था कहलावा। तो राज्य व्यवस्था पॉलिटी में और संविधान में अंतर हो, एक तो संविधान एक हो राज्य व्यवस्था, दोनों में अंतर हो। डिफरेंस हमने पहले बता दिया, दोनों में संबंध भी पता लग चुका तुम्हें। लिखी हुई बातों को अपना लेना पूरा का पूरा। दूसरी बात में हम क्या करेंगे, संविधान की प्रकृति। दूसरी बात में हम नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझा, जिस इंसान जिस देश का जो नेचर कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जैसा होगा उसकी पॉलिटी की जो नेचर होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस देश के संविधान की प्रति। दोनों लैंग्वेज को अच्छी तरह कमांड कर लेनी। जिस पर इंग्लिश आती होगी इसी क्लास में पूरी इंग्लिश आ जाएगी, उसको याद रखना बात है। बहुत सारे सेंटेंस अरेंज करना सीख जाएगा। समझ तो इंग्लिश कुछ नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं कोई हिंदी नहीं है, सब कहने की बात है। समझ में आई बात है? उसके बाद मैंने तुम्हें बताया किसी देश का संविधान तुम्हें पहचानना, देखा तुमने पहचाना, जांच कर पड़ताल करी, उसमें तीन तरीके का संविधान हो सको, तीन भागों में बांट सको संविधान को। क्या तो उसके अंदर एकात्मक प्रावधान होंगे, प्रावधान मतलब लिखी हुई बात को प्रावधान बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोविजन, जो उसमें बात लिखी हुई ना इसके अंदर ये वाला प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब प्रावधान। क्या तो मैं प्रावधान कहूँ या उपबंध कहूँ या फिर मैं प्रोविजन कहूँ, इंग्लिश में क्या नाम हो, प्रोविजन, उपबंध कहूँ, प्रावधान कहूँ, सही है, फेसिट्स कहूँ, पहलू कहूँ, जो कुछ भी कहूँ उसके अंदर, एलिमेंट कहूँ, तत्व कहूँ, बहुत सारे नाम है इसके। तो दो नाम यूज करूंगा मैं, एक तो प्रोविजन इंग्लिश के लिए, हिंदी में उपबंध या फिर प्रावधान। समझ? तो उपबंध मतलब लिखी हुई बात संविधान में। तो लिखी हुई संविधान में लिखी हुई बात के आधार पर हम उसे कह सके वो क्या तो एकात्मक संविधान होगा, या फिर वो संघात्मक संविधान होगा, या फिर वो अर्धसंघात्मक संविधान होगा। ये मैं बताऊंगा, आज तो कोई नहीं बता पाया। सुप्रीम कोर्ट भी चेक करता रह जा संविधान को देखकर, यार इसके प्रावधान तो कुछ ऐसे लगे कि कभी तो ये एकात्मक होगा, क्योंकि ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास दी गई। कुछ भी हो, सारा फैसला अंतिम जाकर केंद्र सरकार का ही हो। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं, बाहर के लोग, बाहर के मतलब पश्चिम के देशों के लोग, पश्चिम के मतलब यूरोप की तरफ के देशों के लोग, जो हमारे संविधान को देखते हैं, जो हमारे संविधान से चिढ़ते हैं, सही बात है आसान भाषा में, जिसे हमारे संविधान से जलन, पता क्या कहते हैं लोग, इनका संविधान आए बड़े संघात्मक संविधान वाले, इनका फेडरल का ये फेडरल, इनका संविधान फेडरल है, इनका संघात्मक संविधान, ये सिंगागे दूसरों को संघवाद, ठीक, इनका संविधान। सर आइवर जेनिक ने साफ साफ कहा, यू कह रहे एकात्मक संविधान है तुम्हारा। सर आइवर जेनिंग्स एक बहुत बड़े संविधान के विशेषज्ञ हुए हैं बाहर विश्व की दुनिया में, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया, उन्होंने तुम्हारा संविधान एकात्मक संविधान है। लेकिन इसका खूबसूरत जवाब संविधान सभा के अंदर अंबेडकर साहब ने अपने मुख से खुद दिया था, जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान की कच्चा खाका तैयार करा था। उस व्यक्ति ने खुद अपने मुंह से बताया कि भाई हमारा जो संविधान है ना वो एकात्मक संविधान नहीं है,
संघात्मक संविधान है और कैसा ये भी प्रूफ दिया इस बात का। फिर बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात बतानी पड़ी कि हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार का संघात्मक संविधान है, एक प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर हमारे पास है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। समझेंगे हम अच्छे तरीके से, घबराने की जरूरत नहीं है। अर्धसंघात्मक संविधान कौन सा हो ये भी समझेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाए बार बार आकर, पूरी दुनिया में जितने भी संविधान होंगे 3 तरीके के हो सके, क्या तो उसके अंदर एकात्मक प्रावधान होंगे, क्या उसके अंदर संघात्मक प्रावधान होंगे, या संघात्मक संविधान कह देंगे उसी के आधार पर, या फिर अर्धसंघात्मक होंगे, क्वासी फेडरल होंगे। उसके बाद जैसी उसकी प्रगति होगी ऐसे यहाँ इंप्लीमेंटेशन करेंगे, राज्य व्यवस्था की प्रगति ऐसी होगी। जैसी उसमें लिखी हुई बात होगी, अच्छी बात लिखी होगी अच्छी बातों का इंप्लीमेंटेशन होगा, बुरी बात लिखी हुई बुरी बातों का इंप्लीमेंटेशन होगा। इंप्लीमेंटेशन मतलब व्यवहार में अपनाया जाएगा। ये नो ठीक। उसके बाद हम थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जब हम संविधान की प्रकृति की बात कर ही दी, अच्छा तो हम संविधान का वर्गीकरण कर देते हैं। लेकिन कुछ जब जैसे जैसे आगे बढ़ो ना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ऐसे समझाता तो मैं कुछ क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ तुम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। यानी जब तक आपकी एज 42 ईयर्स नहीं होगी ना, तुम तो आज पढ़ रहे हो, 42 साल की अवस्था तक, 42 साल की अवस्था तक यूं समझ जाओ तुम पीसीएस का एग्जाम दे सको, जिस स्टेट पीसीएस में तुम आने वाले। यानी मेरा पढ़ाया हुआ आने वाले तुम 20 ऐसे 42 साल तक तुम्हें काम आने वाला। इसलिए मैं छोटे लेवल पर जाकर पढ़ाता नहीं, बड़े लेवल पर जाकर पढ़ाऊंगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी दोबारा देख रहे होंगे तुम मुझे, तुम्हारे बच्चे भी देख रहे होंगे आकर। देखो किसी जमाने में एक व्यक्ति था यहाँ पढ़ा रहा था पॉलिटी, भारत का संविधान पढ़ा रहा था ऐसे ऐसे करके। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, देख लो अच्छी तरह। तो इसका मतलब है इसे हम वैसे कभी भी नहीं नकार सकते। और ये मेरा लास्ट होगा पढ़ाना, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। ठीक बात मैं जो समझा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ, एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत आराम से बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना। बस इस बात को दिमाग में हटा दो पूरी तरह कि तुम कोई भी चीज नहीं समझ सकते। तुम यहाँ भी समझ सको, तुम यहाँ भी समझ सको, तुम यहाँ भी, सब चीज तुम्हारे लिए बनाई मनुष्य के लिए। कोई भी चीज मनुष्य से बढ़कर कभी नहीं है, कभी भी। समझ ये बात? आओ चलो समझते हैं। अब हम संविधान की प्रकृति समझ रहे, तो इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नोट्स में सब लिखे हुए, मैं क्वेश्चन में पढ़कर बता रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उनके उत्तर कैसे देने, जो क्योंकि जो मैं जैसे आगे बढ़ता चल जाऊंगा ना, तो कुछ क्वेश्चन के उत्तर निकलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन पीसीएस के लिहाज से इंपोर्टेंट होंगे, कुछ यूपीएससी के, वो भी मेंस के हिसाब से, और प्रीलिम्स तो वैसे ही साइड में लग जाएगा। केवल अगर कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, छोटे से एग्जाम की तैयारी करोगे, उसे निकालना बड़ा कठिन काम हो जाए। समझ यही बात यार? ठीक, जब लेकिन अपर के लेवल पे जाकर तैयारी करो तो फिर सब चीजें आसान दिखा दे। चलो तो हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर दे चुका हूँ, तुम्हें नोट्स में सब लिखा हुआ लगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, ठीक है, जस्टिफाई। क्वेश्चन में कि संविधान एक प्रकार, ध्यान से सुनना चाहिए, संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च मूल विधि होता है। संविधान सर्वोच्च विधि होता है, मूल विधि होता है, फंडामेंटल लॉस होता है। ये पहले खास बात, इसका उत्तर हमें मिलने वाला क्लास में। यह बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, ठीक है, आज भी बताऊंगा। इनका उत्तर आराम से लिख चुका हूँ। ये जो मैं लाइन बोल को बता रहा हूँ, सीधी सेम लाइन पेपर में पीसीएस के क्वेश्चन में पूछी हुई, यूपीएससी के पेपर में पूछी हुई, सीधा डायरेक्ट। और तो छोटे छोटे में तो पता नहीं कहाँ पूछेगा। क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ दोबारा फिर, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की सुप्रीमेसी लॉ, सुप्रीमेसी लॉ उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता है देश के अंदर। अगर उन्होंने पूछा ना, बताओ हमारे देश के संविधान, हमारी कंट्री होगी, इसके अंदर सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। इस बात को जस्टिफाई करना 50 शब्दों में पूछ लेगा, किसी पीसीएस में 20 शब्दों में पूछ लेगा, किसी पीसीएस में पूछ लेगा 80 शब्दों में पूछ लेगा इसी बात को। लेकिन सवाल तो समझ में आना चाहिए, क्या सवाल है? तो इसका मतलब पहली खास बात कि संविधान से बड़ा देश में कोई भी कानून नहीं होता। यह बात बता समझ में आई? दूसरी खास बात, अगला सवाल पूछेगा तुमसे, अधिनियमित और अभिद्युत संविधान क्या हो? एक तो अधिनियमित हो, अधिनियमित और अभिद्युत को पता हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटेंडेड, इंडिड और एक इनवॉलिड। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर हो, डिफरेंस हो। फिर पूछेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक तो अभिद्युत हो, एक हो अधिनियमित, ये दोनों संविधान में क्या अंतर हो। फिर अगला सवाल पूछेगा, नोट्स में सब लिखा हुआ। अगला सवाल तुमसे पता क्या पूछेगा? अगला सवाल पूछेगा, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक को नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमारा लिखित संविधान, एक को अलिखित संविधान। इन दोनों में डिफरेंस बताना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में अंतर बताना, क्या अंतर होगा इन दोनों के बीच में। 3 क्वेश्चन होंगे, ये सारे नोट्स में लिखे हुए सब। उसके बाद क्या कहा उन्होंने पूछेगा, ठीक, व्हाट्स मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब हो। एक सवाल और हमारे पास। अगला सवाल तुमसे पूछेगा, बताओ लोकतांत्रिक संविधान अलोकतांत्रिक संविधान में क्या अंतर हो। एक तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिफरेंस क्या हो दोनों के बीच में। और हम इन शब्दों का उत्तर जैसे जैसे मैं समझाता चलूंगा ना, इन सब सवालों के जवाब मिलते रहेंगे तुम। फिर अगला सवाल तुमसे पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो, संविधानवाद क्या हो, उससे क्या तात्पर्य हो। सही बात है। अगला इसमें जोड़कर पूछेगा, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट जो संविधानवाद को बढ़ावा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बल देते हैं, फोर्स देते हैं, वकालत करते हैं उसकी। समझ की बात? ये ऐसे क्वेश्चन है, सब नोट्स में लिखा हुआ, इनका सबका उत्तर धीरे धीरे आगे मिलता चला जाएगा। 4-5 क्वेश्चन बताए मैंने, तुम सब नोट्स में लिखे हुए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 10 क्लास खाता मैं ना, 10 क्लास तक शांति से बैठे रहो, फिर ठंडक पड़ेगी तुम्हारा। ठीक है, ये जो है ना, ये कहते हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दो, प्रस्तावना पढ़ा दो और चीजें आसान करके पढ़ा दो। जैसे ही मैंने प्रस्तावना पढ़ा रखी है ना, ऐसी कहीं नहीं मिलने की, याद रखना बात। मैंने कहा ना, एक लड़की से मैंने पूछा, बताओ मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हो। इंग्लिश मीडियम की छात्रा 4 साल हो गए तैयारी कर रही,
4-5 साल। मेरी ये तो मैं पहली बार सुनी। मैंने कहा सुनेगी ना, मैंने तो थोड़ा ही पढ़ा था, सुनेगी पहली बार। पेपर में जो सवाल आगा ऐसे ही सवाल आगा, बस सेम लाइन जो मैं बता दूं सेम लाइन पेपर में टपक जाएगा। 4 लाइन कभी नहीं लिख सकती, नुकसान हो जाएगा उसे। सही बात है, पूरा फिलोसफिकल पढ़ना, पूरा फिलोसफिकल का मतलब अच्छे लेवल पर जाकर कभी, ताकि तुम क्लास खोल लो पता लगा यार क्वेश्चन बनाने वाला अपना पेपर का लेवल बढ़ा रहा, तो बाद में जाकर लास्ट तक कहाँ तक बढ़ागा, यहाँ तक बढ़ा था, यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं बढ़ाने का। समझने की बात है, यहाँ तक बढ़ागा अपना पेपर का लेवल। चलो चलो अब हम चलते हैं संविधान की प्रकृति। यहाँ तक हमारा हो चुका था कल की क्लास में। अब हम थोड़ी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक, देखो सुनते रहेंगे। अब जो हम आगे बढ़ेंगे ना, तुम तो सुनते भी रहेंगे, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं होने का भाई। वर्ड मिलने वाले तुम्हें, बहुत अच्छे वर्ड मिलने वाले पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अब देखो तुम्हारी भाषा कैसे उड़ती चली जाएगी। जिसे जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला उसे पढ़नी चाहिए लक्ष्मीकांत की बुक, बस बहुत। और मेरा नोट्स पढ़ लो, बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे नीचे जाना, घटना चक्र की बुक लेकर रखो वन डे एग्जाम के लिए, उस पर टिक मारते चले जाओ, सारे सवाल हो जाएंगे उसके। तो यहाँ तक हम चल दिए। अब हम कहाँ चलने वाले, ध्यान से सुना। अब हम चलने का वाले कहाँ से, किसी चीज क्षेत्र में हम जा काम करने वाले। चलो ध्यान से सुनो बहुत गौर से। अब हम चले संविधान की प्रकृति, लेकिन संविधान की जब प्रकृति पर आई गए हम, ठीक, तो इससे पहले हम संविधान की प्रकृति, ये दूसरा वाला पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट उठा रखा था हमने, अगर तुम्हें याद हो ना, ये उठा रखा था हमने, भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान की अच्छा प्रकृति, ये पॉइंट उठा रखा था हमने, प्रकृति। ये हो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो संविधान की प्रकृति थी, भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति नहीं थी, संविधान की प्रकृति थी। ये सुन लो, ठीक। जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसे तो उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। किसकी? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति मतलब नेचर। अच्छा ये सुन लो, चलो ठीक, बात समझ। इंग्लिश में सब लिखा हुआ, वहां से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी मीडियम वालों की संख्या ज्यादा ना। तो संविधान की प्रकृति होगी, उसके बाद राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। जैसा कि इस देश का संविधान की प्रकृति, वैसे देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति। अगर इसके संविधान की प्रकृति गलत होगी ना, जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इतने खतरनाक प्रावधान उसके अंदर, इतने रिजिड, इतने कठोर प्रावधान, अगर उन्हें पढ़ लो तो उसी के देश पर फिर राज्य व्यवस्था की प्रकृति ऐसी राज्य व्यवस्था हो वहाँ की। तानाशाही हो वहाँ, डिक्टेटरशिप, तानाशाही को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। हमारे देश में इस टाइम वर्तमान समय में मोदी पर कुछ महीने पहले आरोप लगाया गया कि हमारे देश में मोदी जी एक डिक्टेटरशिप ले आए। बहुत डिबेट चली से देश के अंदर, डिक्टेटरशिप कहाँ आई? डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो जाना, उसे तानाशाही कहते हैं। सही बात है, ठीक। तो जैसे किसी देश की संविधान की प्रकृति हो ना, वैसे उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति हो। अगर देश के संविधान की प्रकृति गलत होगी ना, ये समझो राज्य व्यवस्था की प्रकृति गलत ही होगी, क्योंकि इसी व्यवहार में अपना लेना वही तो राज्य व्यवस्था के अलावा। समझ लेना बात है, अगर तुम्हारा नंबर लगेगा। अच्छा चलो अब हम समझते हैं। चलो तो किसी देश के संविधान का जो किसी देश का जो संविधान हो सके वो 3 तरीका का हो सके। कितने तरीका का? 3 तरीके का। वो 3 तरीका का मैंने तुम्हें बताया था, क्या तो यूनिटरी होगा, या दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें बताया था, या फिर फेडरल होगा, या फिर तीसरे नंबर मैंने तुम्हें बताया क्वासी फेडरल होगा। इसका नाम हिंदी में बताता है एकात्मक। इसे बोलते हैं संघात्मक। अच्छा इसे बोलते हैं अर्ध संघात्मक। चले उसके बाद चले जरा एक बात बताओ, अगर जरा ध्यान से। अब हम संविधान को ना बांट लेते हैं, संविधान को ना पूरी दुनिया में जितने भी संविधान है उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाती है ना, उसे बांट लेना ज्यादा बेहतर हो। मैंने क्या कहा? जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाती है ना, उसे बांट लेना बेहतर हो। जैसे हमारे पास है, संविधान को 2 भागों में बांट लेते हैं। इधर तो हम कर लेते हैं ऐसा संविधान जो लिखित संविधान होगा, सच में लिखा हुआ संविधान। अरे एक ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान। कुछ बच्चे समझे लिखित संविधान शायद वो होगा जिसमें सच में लिखा गया होगा, ठीक, लिखा गया होगा, और अलिखित संविधान होगा जिसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं होगा, वैसे मुंह से बोलते होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या हो, इस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यही सवाल पेपर में आ रखा है पीसीएस के अंदर, मेंस में लिखने को भी आ जा, और वहां फिर अंतर भी पूछ, लिखित संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। यही बात प्रीलिम्स से पूछेगा, यही बात मेंस में पूछेगा, तो कुछ भी अलग नहीं है, तभी इससे पढ़ने की जरूरत है। उसमें बात समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नु पूछेगा तुमसे बताओ ना लिखित संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, तो फिर क्या जवाब दोगे भाई? फिर क्या जवाब दोगे? व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे को सवाल पूछेगा तुमसे जाकर, स्टेटमेंट पूछेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेटमेंट देख पूछेगा, उन्हें कौन सा सही है, मतलब कहां जाओगे? इसलिए समझना जरूरी तमीज से।
और पेपर की प्रकृति लगातार बदल लगी जितनी बदलेगी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, ध्यान से सुनना तरीके से, संविधान का वर्गीकरण। जिस तरह में चल रहा हूँ ना, जिस तरह में चल रहा हूँ करूंगा इस तरीके से, नोट से बिल्कुल इसी तरह चलना। तुमसे पूछूंगा क्या कहा संविधान का वर्गीकरण। अच्छा, संविधान का वर्गीकरण मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जब कर लेते हैं कितने भागों में बांट लेते हैं, 2 भागों में। अच्छा, एक तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब हमारे पास लिखित संविधान। अच्छा, लिखित संविधान। अच्छा, दूसरे नंबर पर चले जाओ, ये तो पहला होगा हमारे पास। दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर पर एक होगा नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। चले, अब इसकी कुछ खास विशेषता होगी। हाँ, एक एक पॉइंट को तमीज से समझना, एक एक पॉइंट में कर लेंगे। जहां भी लिखित संविधान होगा और अलिखित संविधान होगा, पहली विशेषता बताने जा रहा हूं। ठीक, जिस देश के अंदर भी लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारे देश के संविधान लिखित संविधान है। जब मैं लिखित संविधान की बात कर रहा हूं ना, अपनी बात करते वक्त केंद्र में मैं भारतीय संविधान को रखूंगा। सही बात है, दोबारा फिर समझ लो। जब भी मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की लिखित संविधान की बात कर रहा हूं तो केंद्र में बात करते हुए मैं भारतीय संविधान को बीच में रखूंगा। तुम समझ जाना। अच्छा, लिखित संविधान की बात कर रहे तो भारत का संविधान भी तो लिखित संविधान लिख कर बनाया गया। जब भी मैं नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान की बात कर रहा हूं, अरे भाई साहब, जो तुम ये पढ़ रहे हो ना, जो स्टार्टिंग की 10 क्लास पढ़ रहे हो, ये तुम सारे बच्चों से आगे लेके चली जाएगी, बहुत ज्यादा बच्चों से। सही बात है, बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ दोगे, नहीं पता उन्हें, इतनी जानकारी नहीं है उन्हें। वे वही पढ़ो फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स भी पहले आर्टिकल में, दूसरे में, तीसरे में, कुछ भी नहीं आता। सुनो, एक सिंगल आर्टिकल नहीं आता पेपर में। जो 2-4 आर्टिकल वही फेमस नहीं आगे पेपर में, उन्हें पढ़ते फिर कोई फायदा नहीं है ना उसका। पढ़ाई उसे कहते हैं जो आइडियोलॉजी डेवलप करती हो। सच में तुम्हें बताती हो क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज पढ़ोगे तो पता लगा तुम किस चीज, कौन सी चीज की हमारे देश में कमी नहीं। नेता जितने भी बहुत कितने बड़े निगम में हो नेता, चाहे कोई सी पार्टी का नेता हो, कितने बड़े निगम में, और कोई सा भी नेता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। और करता तो कैसे करता, कैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होता, समझेंगे अच्छी तरह। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, तो यही चीज समझने के तुम पढ़ने के बाद संवेदनशीलता की पेन खुद से लगा तुम्हारा उठकर। अच्छा, लिखित संविधान होगा, हाँ सर लिखित संविधान होगा। एक अलिखित संविधान होगा, हाँ सर लिखित संविधान होगा। सर लिखित संविधान के बारे में बताओ थोड़ा, और अलिखित संविधान के बारे में बताओ। सर भारत का संविधान तो लिखित संविधान है, हाँ सर लिखित तो संविधान है ही। सर ऐसा कोई संविधान है क्या जो अलिखित संविधान हो दुनिया में, हाँ सर है। सर वो तो ब्रिटेन है, हाँ सर ब्रिटेन है। सर जो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार संविधान बनाया गया, वो तो सर वो उसका संविधान तो वहां का था, उसका इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। तो सर उनका तो ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित संविधान है। तो जब उन्होंने पूरी दुनिया पर शासन करा, राज करा, तो हम ऐसे क्या कंडीशन आ गई, हमें फिर लिखित संविधान अपनाना पड़ा। कुछ तो कंडीशन होगी, हम भी अलिखित अपना लेते। तो लिखित में पहले, अलिखित में अंतर तो समझ लो क्या हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या हो, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में? यही बात तुम तुम्हारे इंटरव्यू में बैठा के पूछेगा, बताओ बेटा क्या अंतर। जब तुमको पता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मुझे तो बता दोगे तुम्हारा, तो कहीं का इंटरव्यू, किस चीज से डरना। सबसे बड़ी चीज पता क्या हो, नॉलेज। और नॉलेज एकदम नहीं आती, धीरे धीरे आती है, ठीक है, लेकिन आ जाती है, बढ़िया जाती है। अच्छा, लिखित संविधान होगा, तो लिखित संविधान की पहली खास बात क्या होगी, पता क्या विशेषता हो लिखित संविधान की और अलिखित संविधान की, बता जल्दी बराबर। पहली खास बात, ये एक प्रकार का अधिनियमित संविधान हो। अधिनियमित संविधान। अब सोचते होंगे सर जी ये तो हिंदी का वर्ड इतना खतरनाक होगा। अधिनियमित मतलब, अधिनियमित का मतलब इसकी जिस दिन वो बनाया गया था ना, उस पर डेट हो, चेक डेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अधिनियमित संविधान का मतलब इसमें एक उसकी डेट फिक्स हो। सही बात है, जो लिखित संविधान होगा ना, उसकी डेट फिक्स होगी। जब तुम भारत का संविधान उठाओगे, हाँ सर उठाओगे, उसका पहला पन्ना खोल लोगे, हाँ सर खोल लोगे, प्रस्तावना दिखाई देगी, हाँ दिखाई देगी। उसमें लिखा हुआ साफ साफ, हम इस भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये सब अधिनियमित वहीं लिखा हुआ। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अधिनियमित का क्या मतलब हो, पूरा का पूरा एडॉप्ट कर देते हैं संविधान को, अधिनियमित करते हैं, अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं सर। अच्छा, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो अधिनियमित संविधान। अधिनियमित संविधान का मतलब क्या मतलब हो कि इस तरह की डेट पहले से फिक्स हो। लेकिन जो अलिखित संविधान हो ना, वो अधिनियमित नहीं होता, उसकी डेट फिक्स नहीं होती, वो हो अभ्युदित। अभ्युदित अभ्युदित संविधान। ठीक, कीवर्ड में लिखेंगे, कहाँ तुम बड़े बड़े पन्ने पढ़ोगे, समझ में आएगी बात, समझ में आएगी। सर इसकी तो दिनांक निर्धारित होती है, इसकी दिनांक निर्धारित नहीं होती, इसकी डेट निर्धारित होती है, इसकी डेट निर्धारित नहीं होती है, ऐसे भी लिख सको शॉर्ट फॉर्म में।
सही बात है, इस वाले संविधान की। अच्छा सर दूसरी विशेषता बता दो लिखित संविधान वाले देश की, बताओ लिखित संविधान वाले देश की दूसरी विशेषता क्या हो, लिखित संविधान जहां हो उसकी क्या विशेषता है? एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज हो, फॉर्मल। औपचारिक दस्तावेज का मतलब जानते हो क्या हो? औपचारिक एक तो लिखित संविधान जहां भी होगा ना उसमें कहेंगे एक प्रकार का संविधान, तो एक प्रकार का दस्तावेज हो, तो आप कहोगे गुरुजी औपचारिक दस्तावेज है, ये हमारे पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, औपचारिक दस्तावेज, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, औपचारिक। अच्छा जब जो मेरा नोट्स खोल लोगे ना ये सारी चीजें इंग्लिश में दिखा देगी, जितना भी वर्ड एक भी हिंदी में नहीं है वहां से, सारा का सारा जितना मैं बोलता चला जा रहा सारा का सारा, क्योंकि हर टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में यूज कर रहा हूं। सही बात है, औपचारिक दस्तावेज, दस्तावेज। अच्छा इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब वो फॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल डॉक्यूमेंट। अच्छा ये क्या होगा? एक प्रकार का अनौपचारिक दस्तावेज, अनौपचारिक दस्तावेज। अब इन दोनों शब्दों को समझाती है, अनौपचारिक दस्तावेज। अच्छा ये क्या बोला हो? अनौपचारिक, औपचारिक दस्तावेज क्या हो, अनौपचारिक दस्तावेज क्या हो? अब औपचारिक दस्तावेज जिसको हम औपचारिक दस्तावेज कहते हैं, अरे भाई औपचारिक दस्तावेज का मतलब ये एक प्रकार का सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, जिस देश में भी लिखित संविधान होगा ना, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान 1787 में बना है, वो भी लिखित संविधान है, वो भी लिखित संविधान, वो भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान पता कैसा? अलिखित संविधान। समझ ये बात है, पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया उन्होंने ना, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई, अपना संविधान पता कैसा रखा है? अलिखित संविधान। क्यों रखा है अभी बताएंगे, ध्यान तो सुनने में क्या बात बता रहा हूँ, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। हमारा जो संविधान है ना लिखित संविधान, जिस देश में भी लिखित संविधान होगा ना, एक पहली खास बात उसकी दिनांक निर्धारित होगी, डेट फिक्स होगी पूरी तरह। अच्छा दूसरी खास बात क्या होगी? सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, औपचारिक दस्तावेज होगा। औपचारिक दस्तावेज का मतलब सुरक्षित होगा एक प्रकार का, उसका हमारी जो यहाँ की यो ना कॉपी दिल्ली संग्रहालय में उठाकर संभाल कर रख रखी, देखो ये संविधान जो पहली बार बनाया गया था, सुरक्षित हो हमारे यहाँ से। इसमें सुरक्षित नहीं होता कुछ भी। अनौपचारिक का मतलब असुरक्षित होना, एक आसान भाषा में समझ सकूं। अच्छा इसे क्या है? औपचारिक दस्तावेज का मतलब हो, इसका मतलब ये सिंगली डॉक्यूमेंट है बस। भारत का संविधान जहां भी लिखित संविधान होगा ना एक बार बना दिया, जैसे 2005 में इसका बना, 2005-8 के बाद 5 और 8 के बीच में किसका बना है? नेपाल का संविधान। तो नेपाल का संविधान उन्होंने कहा हम लिखित संविधान अपनाते हैं। जब लिखित संविधान अपनाते हैं ना, उसमें जो बात लिख दी उसको कोई नहीं काट सकता, सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, एक ही डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा अलिखित संविधान जिस देश में भी होगा, लिखी हुई तो वहां भी सब चीजें होगी, लेकिन पता क्या होगा? आज का नियम, इस साल का कानून कुछ हो रहा, अगले साल कुछ और बदल देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो पीछे लेते रद्दी कागज का टुकड़ा हो जाएंगे, उसे फाड़ के कहीं और फेंक देंगे। इसे यो है लिखित का मतलब। अब अलिखित का मतलब समझे कि लिखा हुआ कुछ नहीं है, लिखा सब मुंह से ही बोलते हैं। जी नहीं, पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और, और अगले साल कुछ और हो जाएगा। यो है लिखित संविधान का मतलब। बस इसे बोलते हैं अनौपचारिक दस्तावेज, असुरक्षित दस्तावेज। बात समझ में आई क्या कहने कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं तक मैं समझूंगा तुमसे क्या कहा। यहाँ भारत का संविधान क्या लिखित संविधान है? हाँ सर लिखित संविधान। जब लिखित संविधान होगा उसकी डेट फिक्स होगी क्या? हाँ सर डेट फिक्स होगी। सर डेट कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। कितना? 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, याद है तुम्हें? 26 नवंबर जाने वाला ना यही, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अंगीकृत रूप से अपना दिया था, आंतरिक रूप से अपना दिया था। 16 अनुच्छेद को छोड़कर, 16 अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सारे कितने अनुच्छेद? 395। 395 में 16 अनुच्छेद हटा दो, 16 आर्टिकल हटा दो, बाकी सारे के सारे लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को मोदी जी ने कहा था 16 आर्टिकल लागू हुए थे, बाकी सारे 1950 में लागू हुए थे। 16 आर्टिकल लागू हुए थे आंतरिक रूप से, यानी अंगीकृत रूप से 16 आर्टिकल लागू हुए थे, बाकी सारे के सारे 1950 में लागू हुए थे। तो 26 नवंबर को किसके रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में। सही, पहले संविधान दिवस के रूप में मनाते थे, अब विधि दिवस के रूप में मनाते हैं शायद, या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान दिवस के रूप में 2015 से पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे 26 नवंबर को। यही सेम लाइन पेज सिविल सर्विस से मुझे पूछी, दोबारा पेज में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर हाँ सर हमारे पास लिखित संविधान है क्या? हाँ सर है। ये एक प्रकार का अधिनियमित संविधान हो क्या? हाँ अधिनियमित संविधान हो। इसकी डेट फिक्स हो क्या? हाँ डेट। सर डेट फिक्स है क्या? चलो डेट बता दो। 26 नवंबर 1949। सर 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना साफ साफ लिखा हुआ, उन्होंने संविधान अपनाया था, 16 आर्टिकल लागू कर देते। सारे आर्टिकल नहीं लागू कर देते, 16 आर्टिकल अपना लागू कर देते। बाकी 3 आर्टिकल कितने टोटल में जाकर? 395। कितने? सर नो 395 16 आर्टिकल में लागू कर देते। सर जो इसकी डेट फिक्स है, डेट कुछ खास है? हाँ इतनी खास है, 2015 से पहले उसमें विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। कौन सा? उसे बोलते हैं विधि दिवस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया। विधि दिवस। और दूसरा अब किसके रूप में मना रहे हैं? संविधान दिवस को, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मना रहे। वर्तमान समय में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मना रहे, 26 नवंबर आने वाला हो रहा है। ये सर नो। चलो ये विधि। अच्छा तो औपचारिक दस्तावेज का क्या मतलब? सुरक्षित दस्तावेज, कोई से चोट भी नहीं पहुंचा सकता। इसे कोई फाड़ फेंक देगा, अगले साल अगला कानून बन जाएगा। सही बात है। ब्रिटेन वाले यही तो इस तरह कर, ये तो क्यों करा उन्होंने ऐसा?
इतने बदतमीज आदमी हैं, ये ब्रिटेन वाले इतने बदतमीज आदमी अपनी राजशाही बचाने के लिए, क्योंकि उनका काम पता क्या था, पूरी दुनिया को डोमिनेट करना। उनकी मानसिकता हमेशा ऐसी रही कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट का मतलब उन्होंने सारे देशों पर राज कर रखा था। चाइना उनका गुलाम, अमेरिका उनका गुलाम, पूर्व की जितने पूर्व की तरफ के देश थे ना, रूस उनका गुलाम, सब पूरी दुनिया उनके गुलाम रही। जितनी भी आसपास की पूर्व की कंट्री सारी उनकी गुलाम रही। तो गुलाम का मतलब उनके अंदर ऐसी मानसिकता बस गई कि मैं तो एक बहुत बड़ा राजा हूं, मैं ऐसे कह सकती हूँ। इसे कुछ आसान भाषा में इस तरह समझिए, सही बात, जब मान लो किसी बच्चे को बैठकर आईएससी में बैठकर पढ़ने की आदत पड़ गई हो, फिर वो दूसरे कोचिंग सेंटर में चला जाए और वो छोटा सा कोचिंग सेंटर हो, समझ बात है, 2-4 बच्चे, तो वहां मजा ही नहीं आने का, यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। तो तुम तो बड़े बड़े पद पर बैठने आसन बैठने की आदत पड़ेगी ना, सही हो, तो चाहिए क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, चल हटा से, मजा नहीं आ रहा बात में, समझ आई बात है। इसी तरह तो ब्रिटेन वाले भी ऐसे हो चुके, कैसे हो चुके, ऐसे हो चुके, उन्होंने आदत पड़ गई लोगों को डोमिनेट करने की, मानसिकता ऐसी हो चुकी। जब ऐसी हो चुकी तो उन्होंने अपने यहाँ औपचारिक दस्तावेज रखा, अनौपचारिक दस्तावेज रखा, एली के संविधान रखा। एली के संविधान में पता क्या हो, एली के संविधान में हो, आज उनका कानून कुछ और, कल को उनका कानून कुछ और हो जाएगा। मान लो इसे कुछ आसान भाषा में इस तरह समझो, प्रधानमंत्री वहां का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, किसी इस लड़की या लड़की भी इंग्लैंड में रह रही, इस लड़की ने किसी को मर्डर कर दिया, मर्डर करने पर 7 साल की सजा, कितने साल की, 7 साल की, तो 7 साल की सजा तुरंत हो जाएगी। अब मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे बच्चे ने मर्डर कर दिया, अब मेरा बच्चे ने मर्डर कर दिया तो कल को तो मेरा बच्चा 7 साल की सजा काट खाएगा, ये मैं कभी नहीं चाहता। मैं बता क्या करूंगा, कल को असेंबली में जाऊंगा, उसमें जहां कानून बनाया जा उस सभा के अंदर जाऊंगा, वहां भी इस तरह ही हो, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उनके नाम अलग अलग हो, वहां जाऊंगा, संविधान सभा के अंदर जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसके अंदर जाऊंगा, जब जाऊंगा तो वहां उस कानून को बदल दूंगा। मैं कहूंगा यहाँ 7 साल की, इसे 6 महीने की सजा करो काट कर, अपने लिए उस कानून को भी बदल देना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक बार बेटे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया ना, वो लिख दिया, बाकी उसके बाद अगर बदलना होगा सर्वसम्मति से पास होगा, सर्वसहमति से। जो लोकसभा के अंदर बंदे बैठे हुए, राज्यसभा के अंदर बंदे बैठे हुए, उनकी सबकी सहमति चाहिए होगी, जब जाकर हमारे यहाँ से बदलाव होते हैं। सही बात, इसे बोलो लिखित संविधान की विशेषताएं। ये लिखित संविधान हो, उनकी तरह नहीं है आज कुछ और कल को कुछ और। सही बात है, आज कुछ और, कल को कुछ और, परसों को कुछ और। ये हो एक सिंगल दस्तावेज नहीं है, अलग अलग दस्तावेज हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट हो उनके यहाँ। ये हो अनौपचारिक दस्तावेज। बात समझ में आई है? बताओ मैंने क्या समझा, तेज स्पीड। एक तो औपचारिक दस्तावेज, अनौपचारिक दस्तावेज, जल्दी बता उसके लिए। बात समझ में आई है? औपचारिक दस्तावेज, अनौपचारिक दस्तावेज। अच्छा सर आगे चलो, अच्छा आगे चलेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? लो भाई अंतर तैयार हो रहा है, गाइस प्लीज रुक जाओ, यहां देख लो, ये सुरक्षित दस्तावेज है, असुरक्षित दस्तावेज को फाड़ फेंक दो। सर हमारे यहाँ फाड़ कर दिखाओ, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अपमान नहीं कर सकता। अपमान करेगा ना, कुछ लोग ऐसे दिखाई देते। कुछ दिन पहले पता क्या हुआ, संविधान की प्रति जलाए पाते जा रहे थे। संविधान की जो कॉपी हो वो रास्ते के बीच में कोई जला नहीं सकता, इनके यहाँ कल को जला देंगे, उठाकर फाड़ो संविधान को। हमारे यहाँ फाड़ कर दिखाओ। हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर 2 साल 11 महीने 18 दिन उस पर डिबेट चलती रही, कहीं कहीं महीनों तक डिबेट चलती रही। संविधान सभा के अंदर बैठकर 11 सत्र हुए ना, लगातार 11 सत्र हुए, 11 सेशन चले। अंबेडकर ने एक एक चीज पर जवाब दिया, यह बात मैंने लिखी तो क्यों लिखी और कितनी सुटेबल होगी। सारे के सारे बंदे अंबेडकर के पीछे पड़ जाते थे, क्यों लिखा है और कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा। एक एक चीज पर जवाब देते थे अंबेडकर साहब। संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ी है मैंने, सही बात यार। ठीक तो यूं नहीं है कि फाड़ के जला देंगे, सम्मान करते हैं हमारे यहाँ संविधान का, लिखित संविधान का। ये खास बात हो उसकी। यस और नो, कोई भी फालतू नहीं बोल सकता। हर अधिकारी, हर मंत्री, जितने भी है आसपास के, हर व्यक्ति संविधान के दायरे में काम करेगा। न्यायपालिका भी, विधायपालिका भी, कार्यपालिका भी। देश के अंदर कोई भी काम कर रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो, जज साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ रही है। दिस इज ए सुप्रीमेसी लॉ। क्या है वो? सुप्रीमेसी लॉ। याद रहेगी बात यार। ठीक, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो जी, अगर चुनाव जीतना हो ना, चुनाव जीतना हो, कॉन्स्टिट्यूशन छाकर चल दो, आराम से चुनाव जीतते पड़े। राहुल गांधी क्या लेकर घूम रहा था? संविधान लेकर घूम रहा था। सही बात यार। भाइयों बहनों, मैं संविधान की रक्षा करना चाहता हूं। अब रक्षा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो तो अलग बात है। इससे पहले कहां थे भाई तुम? 52 साल से पहले, इतने साल हो गए तुम, इससे पहले क्यों नहीं करी तुमने संविधान की रक्षा? तो चुनाव जीतना तो संविधान उठा के चल दो। ये बढ़िया मुद्दा बना रखा है, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का। यस और नो? अच्छा सर, हाँ सर और बताओ, लिखित संविधान की विशेषता कुछ भी है? हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो सिर्फ जा रहा। ये योजनाबद्ध तरीके का परिणाम हो, एक प्लान बनाया जा पूरा का पूरा, उस प्लान के तहत तब जाकर इस चीज को लिखा जा। सर हमारे यहाँ भी प्लान बनाया गया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और कैबिनेट मिशन, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे,
हम बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। 1928 तक संघर्ष कर रहे थे हम। 28 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट में पता क्या कहा गया था? इन्होंने मेरे पर हंसे तो कह रहे ये भारत के लोग संविधान लिखेंगे, अंग्रेजों ने कहा कह रहे संविधान लिखेंगे। तब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट ने जब नेहरू रिपोर्ट सामने प्रकाशित हुई वो एक संविधान की तरह काम कर रही थी। लोगों को अपने चौंका दिया, देखो हमारे अंदर भी ताकत है। अंग्रेज हमारा मजाक बनाते थे, कह रहे तेरे बस का नहीं है संविधान बनाना भाई। सही बात है। फिर मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एमएन रॉय जी से बोल रहा हूं, मानवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने पता क्या कहा? हमें एक संविधान सभा चाहिए। सबसे पहली बार उनके मुख से वर्ड निकला संविधान सभा चाहिए जिसमें बैठ कर हम अपना संविधान बनाएंगे, हमारे लोग बैठे होंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसे संविधान में लिखेंगे। उसने कहा, यह बात थी 1931-32 की। धीरे धीरे उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, अंबेडकर गांधी वहां गए इंग्लैंड के अंदर। सही बात है, गोलमेज सम्मेलन में जाकर बैठे, गांधी जी माता नाराज होकर भाग गया है। समझ बात है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर धीरे धीरे कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 इतने साल हमने संघर्ष करा। इतने कमीने आदमी थे अंग्रेज, इन्होंने हमने संविधान बनाने की परमिशन नहीं दी। 46 तक हम संघर्ष करते रहे। बाद में जाकर पता क्या हुआ? जब इंग्लैंड में वहां सरकार बदल गई तो वहां क्लाइमेट एटली की सरकार आई। उस क्लाइमेट एटली की सरकार भारत के पक्ष में थी। उन्होंने फिर सहमति दी। उन्होंने कहा जाओ भारत के लोगों तुम अपना संविधान बना दो। फिर यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन भेजने का मतलब फिर बहुत सारे भारत के पक्ष की बात रखते थे वे सदस्य आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं भारत के लोगों तुम अपना संविधान सभा बना सकते हो। और संविधान सभा में जब बंदे चुन चुन कर कोने कोने तांगे देश के वे बैठाए गए। 389 बंदे बैठाए गए, कोने से कोने से बुलाए गए संविधान सभा। और एक उसके अंदर कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को सौंपा गया। उस कमेटी का नाम था ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए उन्होंने इस संविधान को लिखने में। हर बात कुछ हुआ, ऐसा कोई भी एक भी पक्ष नहीं है जो अचूक रह गया हो। उस बंदे की ताकत देखो तुम, जिसने कच्चा खाका तैयार करा कॉन्स्टिट्यूशन का और सारे देशों के संविधान को स्टडी करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसे कन्वर्ट करके दे दिया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो उसके अंदर लिखी हुई बात को समझ ला। सुप्रीम कोर्ट ना वो पागल हो जा। अनुच्छेद 21 को इतनी बार रगड़ा, उसने इतनी बार रगड़ा, अलग एक ही लाइन को, जीने का अधिकार लिखा हुआ। जीने का अधिकार पर्यावरण में भी आएगा, जीने का अधिकार इसमें भी आएगा, जीने का अधिकार इसमें भी आएगा। अरे राइट टू लाइफ को इतनी बार इंटरप्रिटेशन करा उसका, आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाता क्या लिखा हुआ है इसमें। समझ बात यार। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा ना, जीवंत दस्तावेज, जब भी तो कहा यूपीएससी ने 2 साल पहले सवाल पूछा, क्यों कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का जीवंत दस्तावेज भाई, यही तो पूछा जाएगा। समझ में आई बात है? चलो क्या होगा, नूली चाहिए इतनी, सही बात है। कुछ नहीं जाएंगे ना, चुनाव तो लड़ने खातर तैयार हो, अगला 2027 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हो रहा हूँ चुनाव लड़ूंगा पक्की बात है, सही बात। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट क्या, इसमें हमने लिखित संविधान को, जिस देश में भी लिखित संविधान होगा, सुनो, जिस देश में लिखित संविधान होगा वो योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होगा। कैसा? प्लान बनाई होगी, योजना बनाकर तब जाकर उसे तैयार करा होगा, योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होगा। अच्छा, वो रिजल्ट होगा, पता किस चीज का रिजल्ट होगा? प्लान का। एक प्लान बनाया होगा तब जाकर रिजल्ट आएगा, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा। जैसे हमारे यहाँ से एक योजना बनाई गई थी, पर हमारे यहाँ से कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने परमिशन दी थी। कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था? वो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से उन्होंने कह दिया था। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें हमें परमिशन नहीं मिली। उसके बाद किर्फ प्रस्ताव आया, उसमें हमें परमिशन नहीं मिली। उसके बाद प्रस्ताव आते रहे। अंग्रेज लोग थे वे सामने, भारत के लोगों के सामने चुग्गा फेंकते थे। सही बात है, ले कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ले बना लो, लेकिन अंग्रेजों को रख लियो, ले कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ले बना लो, लेकिन अंग्रेजों को रख लियो। हम बार बार नकार देते थे, कभी महात्मा गांधी नाराज, कभी ये नाराज, कभी वो नाराज। अंत में जाकर 1945 के बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो हमें परमिशन मिली गई। हम बहुत खुश हुए, चलो भारत का संविधान बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और भारत के लोग ही बना रहे हैं इसमें, सही बात है। ये तो अम्बेडकर को रख भी नहीं रहे थे, पता कहां गए पूछने? पंडित नेहरू हो गए, आसपास सरदार पटेल हो गए, पता कहां गए थे पूछने? इंग्लैंड में जा रहे पूछने, यू कह रहे बताओ भारत का संविधान बनाना है, कैसे कैसे बनाओ। ठीक है, वहां सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने पता क्या कहा? अरे महामूर्ख आदमी हो, तुम्हें यूं नहीं पता एक दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान तुम्हारे देश में बैठा हुआ, उससे जाकर पूछो संविधान कैसे बनाना, उससे जाकर पूछो ना संविधान कैसे बनाना। उसे देखो कितने सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, कौन दे रहा था वरीयता? जगह ही नहीं आती कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा वरीयता मिलेगी। सब जाकर उन्होंने एक सीट खाली करवाई, सीट खाली करवा के संविधान सभा में लाया गया। अपने देश में जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान तो तुम्हारे देश में बैठा हुआ, उसको पूछो संविधान कैसे बनेगा। हर डिग्री की नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फलाना ढिमका, 4 पीएचडी। क्या सेंटीमेंट रहा होगा बंदे का जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ड्राफ्ट तैयार करा उसका, गजब। सोच को देखो किस लेवल पर जाएगा। ऐसे व्यक्ति संविधान लिखा, और संविधान में सबकी बात कर रखी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, पशु पक्षियों से लेकर धरती से लेकर आसमान तक हर
पंछी को तक कुछ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वो भी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर। और आज तक भी हम जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती चली जाएगी ना हमारी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमें दे दिया। जैसे जैसे हमें डेमोक्रेसी मैच्योर होगी ना, प्रधानमंत्री, सीएम, सब इनकी जो पावर है ना डिस्ट्रॉयड होती चली जाएगी। ऐसा हो जाएगा हाल जैसे नॉर्वे में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री की इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। हमारे यहाँ जनता जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को जागरूकता ही नहीं है। किसे पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कौन पढ़ रहा? कोई भी नहीं पढ़ता। वही बीएससी में जा रहे तो 2-3 किताब पढ़ के बैठ गए, बीए में जा रहे तो 2-3 किताब पढ़ के बैठ गए। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसके हिसाब से पढ़ा? सिर्फ इसके हिसाब से, पता किस किसी के हिसाब से? कंपटीशन के हिसाब से। अरे भाई यार, मतलब एक सब्जेक्ट तो ढंग का पढ़ लो। तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो जाएगी। जाके जाओ चुनाव लड़ो। यहाँ पढ़ने के बाद ना जहां भी जाओगे चुनाव लड़ो सरपंच का, फिर देखो भाषा। ये सर नो चले, ये योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं होता। योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं, कोई प्लान नहीं होता है ऐसे। योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं। और क्या खास बात हो उसकी? और कोई खास बात हो उसकी? हाँ, पता क्या खास बात हो उसकी, ये भी समझ लो। ठीक, जहां भी हमारे पास लिखित संविधान होगा वहां संविधान सभा हो। जिस तरह हमारे संविधान सभा बनी थी 1946 में, यहाँ संविधान सभा नहीं होती। सही बात है। चौथे नंबर का पॉइंट, यहाँ संविधान सभा होती है। यहाँ संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं। संविधान सभा होती है, संविधान सभा होती है, सभा होती है। अच्छा, यहाँ संविधान सभा नहीं होती, संविधान सभा नहीं होती, सभा नहीं होती है। ये ठीक है? यहाँ तक इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? संविधान सभा का मतलब, अरे भाई क्या हो संविधान सभा? हमारे यहाँ संविधान सभा है थी। हाँ सर है तो थी। सर कितने बंदे थे उसके अंदर? 389 मेंबर थे। अब बात अलग, कुछ बाद में चले गए थे। सही बात है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, 384 384 बंदों ने हस्ताक्षर, 284 बंदों ने हस्ताक्षर किया, 384 ने करे थे। बताओ, 284 बंदों ने हस्ताक्षर किया, 384 ने करे थे। देख कर बताना तुम। सुन लो, हमारे यहाँ संविधान सभा थी? हाँ थी। यहाँ संविधान सभा नहीं होती। और जहाँ संविधान सभा होगी ना तो वहाँ लिखित संविधान होगा, और जहाँ संविधान सभा नहीं होती ना वहाँ अलिखित संविधान होगा। 4 अंतर बन गए सर। पीछे सवाल आया था, क्या सवाल आया था? सवाल आया था डिफरेंस क्या हो किसमें, लिखित संविधान में, लिखित संविधान में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 लाइन इधर तो लिखो, 4 लाइन इधर तो लिखो, तैयार क्वेश्चन, पेज भरा पड़ा हुआ। इसके अंदर तो थोड़ा थोड़ा करके लिख के चले जाओ, थोड़ा थोड़ा, 2-2 लाइन इसके अंदर खोलो, 2-2 लाइन इसके अंदर, 2-2 लाइन तो यार ये पीसीएस हो क्या पीसीएस हो? सही बात है। इसे यूज कर सको तुम, कहाँ यूज कर सको? जो यहाँ समझ डेवलप हुई वही यूपीएससी में काम आ गई। समझ बस। तो क्या बड़ा एग्जाम, क्या छोटा एग्जाम? जैसे तुम कहीं टाइम कुछ नहीं है, सब ड्रामा। लिखोगे कैसे? लिखित संविधान और लिखित संविधान में अंतर। एक तरफ हेडिंग बनानी लिखित संविधान, एक तरफ लिखित संविधान। हेडिंग बनानी लिखित संविधान, यह एक प्रकार का अधिनियमित संविधान होता है क्योंकि इसमें दिनांक निर्धारित होती है। क्योंकि यह एक प्रकार का अधिनियमित संविधान होता है क्योंकि इसमें दिनांक निर्धारित होती है। इसमें क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार का अविदित संविधान होता है, इसमें दिनांक निर्धारित नहीं होती है। सही बात है। इसमें यह एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होता है। इसमें एक एकल दस्तावेज पाया जाता है, इसमें एकल दस्तावेज पाया जाता है जिसके ना बदलने की प्रवृत्ति होती है, ना बदलने की प्रवृत्ति होती है, बदलना थोड़ा ही। ठीक, ये इसमें एक प्रकार का यह एक प्रकार का अनौपचारिक दस्तावेज होता है। इसमें अलग अलग दस्तावेज पाए जाते हैं। यह लगातार बदलता रहता है। सही बात, यह लगातार बदलता रहता है, ऐसे लगातार बदलता रहता है। इसलिए यह एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता है, यह योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं होता है। एग्जाम्पल भी दे सकते, जैसे भारत का संविधान एक प्रकार का योजनाबद्ध तरीके का परिणाम है। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हमने एक संविधान सभा बनाई थी। वही बात है, ऐसे करके उदाहरण दे सकते। यहाँ जहां जिस देश में भी लिखित संविधान होता है उसमें संविधान सभा होती है, जिस देश में लिखित संविधान नहीं होता है उसमें संविधान सभा नहीं होती है। काम खत्म। यही तो क्वेश्चन था, यही तो उत्तर लिखना। ठीक है, मेन चीजें समझना, कुछ भी लिख लोगे, कुछ भी। ठीक, अब पता कि अब प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछेगा? प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछेगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके साइलेंट फीचर्स क्या है? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। सही बात है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की क्या विशेषताएं हो? अभी आगे भी पढ़ेंगे मोर। फिर पूछेगा लिखित संविधान की क्या विशेषताएं हो। यस, जब लिखित संविधान की विशेषता पूछेगा, पहला स्टेटमेंट पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा। पूछेगा कौन सी बात सही है? अब मैं बताने जा रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा करके देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बात। जब पहले स्टेटमेंट देगा तुम्हें, पहले स्टेटमेंट में पूछेगा, बताओ लिखित संविधान सभा वाले देशों में, लिखित संविधान, जहां लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा का होना अनिवार्य है। वैसे ये गलत बात है, संविधान सभा का होना अनिवार्य है।
हाँ संविधान तब होगी जब तो संविधान बनेगा, सही बात है, ठीक। जहां भी अलिखित संविधान हो, फिर अगला सवाल स्टेटमेंट पूछेगा, मुझे बताओ अलिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा, अलिखित संविधान वाले देशों में अलिखित संविधान वाले देशों की दिनांक निर्धारित नहीं होती है, सही है, हाँ इसकी दिनांक निर्धारित थोड़ा ही हो, इसकी डेट थोड़ा निर्धारित हो, सही बात है। लिखित संविधान एक प्रकार का, यह स्टेटमेंट बताना अगले वाला, लिखित संविधान एक प्रकार का अनौपचारिक दस्तावेज होता है, सही गलत है बात। लिखित संविधान एक प्रकार का अनौपचारिक दस्तावेज होता है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, सही गलत है, गलत है नहीं, वो एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज है, अनौपचारिक दस्तावेज नहीं है। बात समझ में आई है, कोई भी समझना कुछ भी समझ सकते हैं, ये सुन लो। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये तो हो चुका हमारा लिखित संविधान है, आगे भी इसके बारे में पता लगेगा तुम्हें। एक और बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जहां भी अलिखित संविधान होगा, अलिखित संविधान वाले देशों के संविधान की प्रकृति, हेलो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जहां भी अलिखित संविधान होगा, अलिखित संविधान वाले देशों की जो प्रकृति होगी, क्या होगी, प्रकृति, किसकी प्रकृति, संविधान की प्रकृति। कौन से संविधान की प्रकृति, जहां अलिखित संविधान होगा, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। प्रकृति मतलब नेचर, क्या होगा, तो नेचर होगा, वो नेचर उसका पता कैसा होगा, नेचर उसका होगा हमेशा एकात्मक, क्या होगा, यूनिटरी, क्या होगा, यूनिटरी, एकात्मक संविधान होगा, वहां का एकात्मक संविधान होगा। चलो मैंने कहा तुम बताओ इंग्लैंड का संविधान एक प्रकार का लिखित संविधान है, तो आप कहोगे जो लिखित संविधान है तो इसके संविधान के सारे प्रावधान एकात्मक होंगे। इसका मतलब पता क्या होगा, जी हाँ के जब प्रावधान एकात्मक होंगे, इसका मतलब वहां ज्यादा जो पावर होगी ना वो सेंटर के पास होगी। जब मैं कहूंगा ना एकात्मक होगा, इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा मजबूत होगा, स्टेट की कंपेरिजन में जो सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर होगी। सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी वहां ज्यादा होगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लूंगा क्या बताया, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी वहां ज्यादा होगी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वहां ज्यादा होगी, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होगी। ये समझ में आया, केंद्र के पास क्या होगी, ज्यादा शक्ति होगी। अभी थोड़ी पहले मैंने एक लाइन बोल बोलते क्या कहा मैंने, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्या बताया मैंने थोड़ी पहले, बताया बड़ा स्पीड तक, कहां से, जहां नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री के अंदर हमेशा सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, सही बात यार, यस और नो। इसका मतलब सेंटर के पास स्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा पावर होगी, सेंटर के पास स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर होगी। क्या बताया मैंने, जल्दी बता बराबर थे, स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर होगी, कहां से, जहां हमारे पास नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, समझ बात है। और उसके देश के संविधान की प्रकृति जो होगी कैसी होगी, एकात्मक होगी, यस और नो। जहां भी लिखित संविधान होगा ना अमूमन वहां ऐसा देखा जा, वहां के संविधान की जो प्रकृति हो ना वह संघात्मक पाई जा, कैसी, जिस देश के संविधान के अंदर भी हाँ एक आधा अपवाद पाया जा, जैसे अमेरिका हो जा, अमेरिका के अंदर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां पाई जा, फिर भी समझ में आई बात। हम बात करेंगे इस पर, अच्छी तरह बात करेंगे, डिबेट करेंगे इस पर सवाल। मैंने कहा ना 10 क्लास तक फालतू नहीं बोलना, चुपचाप सुनते जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग ओपन होगा, वाह कुछ भी पढ़ोगे वही समझ में आएगा, कुछ भी कहीं से भी किसी भी किताब से जाएगा। बात समझ में आई है, चलो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर एक बात बता दो, हाँ सर बताओ 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 बताओ, ठीक। अच्छा जहां लिखित संविधान होगा, ये बताओ जहां अलिखित संविधान होगा उसके संविधान की प्रकृति कैसी होगी, जो लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा उसकी संविधान की प्रकृति कैसी होगी, उसके संविधान की प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, बताओ। इसका तो एकात्मक होगा, तो इसका कैसा होगा, संघात्मक नहीं। उस देश के जो संविधान निर्माता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होंगे, वे डिसाइड करेंगे उसके संविधान की प्रकृति कैसे लेनी कैसे नहीं लेनी। फिर इसका मतलब इसके सामने तीनों विकल्प खुले हुए, तीन विकल्प, तीनों के तीनों इसके सामने तीन ऑप्शन है, 1 2 और 3। क्या तो उसके एकात्मक प्रावधान होंगे, क्या उसके फेडरल होगा वो, सही बात है, फिर वो क्वासी फेडरल होगा। इसका मतलब लिखित संविधान वाले देशों के अंदर उसके संविधान के सामने तीन विकल्प खुले रहते हैं, कैसे उसके संविधान की प्रकृति एकात्मक हो सकती है, संविधान की प्रकृति संघात्मक हो सकती है, या क्वासी फेडरल, इसका मतलब अर्धसंघात्मक हो सकती है। अब इसी चीज पर लेकर डिबेट है, भारतीय संविधान की प्रकृति कौन सी है, लेकिन फिर भी मैं चुग्गा डाल रहा हूं तुम, संघात्मक, सही बात है, पक्की बात नहीं कह रहा हूं, संघात्मक। कुछ प्रावधान ऐसे जो एकात्मक दिखा देंगे, सही। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, भारतीय संविधान हो जो भारत का संविधान हो, भारत का संविधान तो लिखित संविधान है, भारत का संविधान इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में लिखित संविधान, तो उसके संविधान की प्रकृति एकात्मक हो सके, क्यों नहीं हो सकती, तीन विकल्प खुले उसके सामने, एकात्मक भी हो सके, संघात्मक भी हो सके, संघात्मक भी हो सके।
बुद्धि खोल लो, बुद्धि। क्या खोलनी? बुद्धि नहीं, बुद्धि खोलनी। समझ नहीं बात है? ठीक है, नहीं तो बूढ़ी काकी याद आ जाएगी मुझे। कौन थी वो? कौन थी बूढ़ी काकी? थी कहानी क्या थी इसका? बूढ़ी काकी था ना उसका नानी का नाम, हिंदी साहित्य में। ले लो ले लो ले लो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सर इतना सारा हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? नोट्स दूंगा आज, उसके अंदर सारा एक एक वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, जितनी मेरी भाषा वह भी सारी इंग्लिश में लिखी हुई। अच्छा तेज हो रहे? हाँ तो है नहीं तेज। आगे चले? ठीक। और पता कहां पढ़ रहे हैं हम? यो अभी हम ये जो चौथे नंबर का पॉइंट था ना, संविधान की प्रकृति, ये सारा रोला इसी का ही। समझ बात? है पता लग गया? ये सारा रोला किसका? इसका ही, प्रकृति का। अभी से बात चल रही, ये सारा रोला पत्रिका का नहीं है, इसका ही है। समझ नहीं बात? है किसका? प्रकृति का नहीं, प्रकृति का। ओम शांति। अच्छा तो बताओ, संविधान की प्रकृति लिखी संविधान वाले देशों में, हेलो, लिखी संविधान वाले देशों के अंदर, लिखी संविधान वाला जहां भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसा रखना, वो संविधान निर्माती संस्था, हेलो, संविधान निर्माती जो संस्था हो, संविधान बनाने वाली जो संस्था हो, उस पर निर्भर करती है उस संविधान के अंदर कैसे प्रावधान डालना चाह रहे हैं, या एकात्मक प्रावधान डालना चाह रहे हो, या संघात्मक प्रावधान डालना चाह रहे हो, या क्वासाई फेडरल यानी अर्धसंघात्मक प्रावधान डालना चाह रहे हो। ये सर नो? तो अब संविधान निर्माता, हमारे यहाँ संविधान निर्माती संस्था थी, हाँ सर थी। संविधान निर्माती संस्था संविधान सभा थी, हाँ संविधान सभा थी। हम इस संविधान सभा ने जैसे प्रोविजन डाले होंगे, वे तो हमारे संविधान की प्रकृति बताएंगे। अब तुम्हें बताऊंगा भारत के संविधान में क्या था। ये तो मैं पूरी दुनिया के देश की बात बता रहा हूँ, यहाँ मैं भारतीय बीच बीच में इंक्लूड सेंटर में कर रख। जब भी मैं लिखी संविधान का नाम ले, तुम सेंटर में एकदम तुरंत अपने दिमाग में, अच्छा भारत के संविधान की बात कर रहे, ये सारी चीजें भारत के संविधान में ऑटोमेटिक पाई जाएगी। बस यही डिबेट का मुद्दा आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि संघात्मक अर्धसंघात्मक या अर्धसंघात्मक संघात्मक। हाँ कुछ प्रावधान ऐसे संघात्मक दिखाई देंगे, कुछ ऐसे हमारे पास ये जो एकात्मक दिखाई देंगे, कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे जो एकात्मक होंगे, यूनिटरी होंगे, उसकी जो दूसरे नंबर पर संघात्मक होंगे, फेडरल होंगे, कुछ ऐसे जो क्वासी फेडरल भी होंगे। तो कभी तो तुम्हें लगेगा संविधान पढ़ गए यार, सारी पावर तो केंद्र के पास हो, तो हमारा संविधान तो एक प्रकार का एकात्मक संविधान है। कभी तुम्हें लगेगा ना ना राज्य को भी ताकत दे रखी तो संघात्मक संविधान है। तुम खुद कंफ्यूज, भारत की जनता कंफ्यूज, ऊपर तो जो पल्ली तरफ के जो विशेषज्ञ संविधान पढ़ने वाले जो बाहर गए, जो ज्यादा संविधान में बैठ कर पढ़ते रहे, जिनको बहुत तगड़े दर्द हो। सही बात है, पल्ली तरफ तो बैठ के बता क्या कह रहे हैं पश्चिम की दुनिया में। अरे ना क्या पता था भारतीयों को संविधान बनाने का, सारे के सारे प्रावधान एकात्मक डाल रखे। सर आइवर जेनिक्स ने साफ साफ क्या ये वकीलों का स्वर्ग, कई सारे आरोप लगाए उसने, ये संविधान नहीं है ना। हमने पता क्या कहा अम्बेडकर ने, थर तो बड़ा संविधान हमारा। सही बात है, थर तो बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। और अगली बार मुंह न फाड़िए हो, समझ में आई बात है, फालतू न बोल जाइए हो। चलो बाद में बात करेंगे इस तरह, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो डिबेट रहेगी इस पर, ठीक, डिबेट रहेगी, अंत में जाकर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे। अभी मैं तुम्हारे सामने विकल्प 3 रख दिए, क्या तो संघात्मक होगा, एकात्मक होगा या अर्धसंघात्मक होगा। डिबेट का मुद्दा, सही बात है, लेकिन बाद में जाकर तुम्हें एक ही फीलिंग आ गई, नहीं हमारा संविधान संघात्मक और सच में हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर। यही बात मैं कौन हूं यार बताने वाला, मैं कौन हूं? सुप्रीम कोर्ट ने बताई है बात। किसने बताई? बस सुप्रीम, वह बात अलग, सुप्रीम कोर्ट को फोन करके मैंने नहीं बताया था, मैं पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। चले, अच्छा चलो, जब इतनी बात कर ही दी आपने, सारी बात आप तो बताओगे, जरा ये भी बता दो जो संविधान के प्रावधान हो कितने प्रकार के हो सके, प्रोविजंस हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हो ये 3 प्रकार के हो सके। तीनों को ध्यान से समझना बहुत अच्छे तरीके से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई बात 3 प्रकार की हो सके। क्या तो वो बहुत कठोर होगी, कठोर होने का मतलब ये नहीं है कि हार्ड लकड़ी की तरह हो रही, बिल्कुल ऐसा करके कठोर टूट नहीं रही बात, लिखी बात बहुत कठोर होगी ना, उसको बदलना बहुत कठिन होगा, उस बात को कोई नहीं काट सकता। किसी भी संविधान के अंदर, कोई भी संविधान हो पूरी दुनिया का, उसके अंदर जो प्रोविजंस हो वे 3 टाइप के हो सके, या तो नम्य होंगे, नम्य का मतलब लचीले, फ्लेक्सिबल। अभी यह बात लिखी हुई, इसे फटाफट ठाक बदल अगले महीने में कुछ और लिख देंगे, समझ बात है, फ्लेक्सिबल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए वे क्या तो हो सके, किसी भी देश के संविधान की बात कर रही, भारत की बात नहीं कर रही, अभी तो भारत का संविधान आया नहीं, ना। संविधान के जो प्रावधान हो सके वे 3 प्रकार के हो सके, क्या तो नम्य होंगे, नम्य इंग्लिश में बोलते फ्लेक्सिबल,
क्या हो गया? नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल के लिए एक शब्द रिजिड। रिजिड, रगड़ नहीं, रिजिड। इसे बोलते हैं कठोर प्रावधान। या तीसरे नंबर का हो सको, नम में भी हो सको और एनम में भी हो सको। सही बात है। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूं? हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, ये हो रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जी सर कॉन्स्टिट्यूशन, सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान लिखे हुए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान लिखे, या बात जो लिखी हुई, इस बात को हम कभी नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, और बदलोगे तो बहुत खतरनाक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बहुत पप्पड़ पेलने पड़ेंगे इस बात को बदलने के लिए। इसे काटना चाह रहे हैं यहाँ सर आज के लोग, जो आज की सरकार काटना चाह रही है सर। तो लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और राष्ट्रपति के पास कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कसरत करनी पड़ेगी, बहुत सारे बंदों से सहमति लेनी पड़ेगी। इन्हें उसे बदलना बहुत कठिन है। अगर कोई बात ऐसी लिखी हुई उसे बदलना बहुत कठिन है, तो उसे बोलते हैं ये संविधान का ना, पता कैसा प्रोविजन? रिजिड प्रोविजन। कैसा प्रोविजन? एनम में प्रावधान। एनम में प्रावधान। पता लग रहा है? कोई बात लिखी हुई थी यार, ये उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल कर देना चाहिए। चलो वह बात लिखी नहीं, किसी राज्य का नाम बदल देना चाहिए, किसी राज्य का नाम बदलना चाहिए, यह बात लिखी हुई थी। और यह तो लग रहा है ये बहुत आसान है। जब आसान है ना, इसका मतलब से बदलना आसान है। लोकसभा ने भी कह दिया, राज्यसभा ने भी कह दिया, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, इसका आसान है। ये नम्य प्रावधान है। कौन सा प्रावधान? तो किसी भी संविधान के प्रावधान कितने प्रकार के हो सकते? कोई भी संविधान हो, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी संविधान हो, तो संविधान के जो प्रावधान, ध्यान से सुनना चाहिए। संविधान के प्रावधान, संविधान के प्रावधान, प्रावधान मतलब प्रोविजन। प्रोविजन, अभी जो प्रोविजन हो तीन टाइप के हो सके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले नंबर पर हमारे पास, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जो प्रोविजन हो तीन टाइप के हो। ये सवाल आ पेपर में भाई, ध्यान से सुन लो। क्या तो हो गए उसके प्रावधान? नम्मे, नम्मे, मम्मे नहीं नम्मे, नम्मे कहते हैं लचीला, लचीला, हड़वा, याद रही, लचीला। इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, याद रही बात। इसे बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। एनम्मे, एनम्मे, इसे बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। इसे क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पर? नम्मे प्लस एनम्मे, नम्मे प्लस एनम्मे। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे भी है उसमें नम्मे प्रावधान भी है, कुछ ऐसे प्रावधान हो किसी संविधान में, ठीक, जो नम्मे भी होंगे और एनम्मे भी होंगे। अच्छा, जो इसके अंदर बात लिखी होगी प्रावधान, प्रावधान मतलब प्रोविजन, एनम्मे प्रावधान, 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 प्रावधान मतलब प्रोविजन। जो लिखी हुई बात होगी वो किसने लिखी होगी? मैंने लिखी होगी या उन्होंने लिखी होगी? संविधान के अंदर जो बात लिखी होगी किसने लिखी होगी? उन्होंने, उन्होंने, किन्होंने? संविधान निर्माती संस्थान, जिन्होंने संविधान बनाया होगा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होंगे, उन्होंने तो लिखी होगी। तो जो भारत का संविधान बनाया जा रहा था ना, भारत का संविधान बनाया जा रहा था, ठीक, तो भारत के संविधान निर्माता, संविधान बनाने वाली जो संस्था थी, इतने खतरनाक लोग थे वे, इतने दूरदर्शी लोग थे, उन्हें पहले ही पता था। उन्होंने भारतीय संविधान, क्या तो मैं एक, उनके पास तीन विकल्प खुले हुए थे, क्या तो सारे के सारे प्रावधान बहुत कठोर कर देते। जैसे सऊदी अरब का कानून देखा, इतना कठोर कानून होगा, इतना कठोर कानून हो, तुमने किसी महिला की तरफ लगातार देख लिया ना, गलत नजर हो तो तुम्हारी आंखें निकाल लगे। लिख रखा है वहां से, बदलने के लिए वहां से बहुत कठोर सजा मिला। वहां से सबसे कठोर कानून है वहां सऊदी अरब का। सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर कानून है पूरी दुनिया में, क्योंकि वहां सारे के सारे प्रावधान ऐसे डाल रखे बड़े डेंजर। जैसे नॉर्थ कोरिया का होगा, उनका जो संविधान है ना, उनके जो प्रावधान है वह बात अलग, वहां संविधान ही नहीं है। सही बात है, सुन लो, उनके जो प्रावधान है इतने कठोर हो, इतने कठोर हो, उन्हें बदलना मुश्किल है, नामुमकिन है। पता क्या कहा उसने? अगर मेडल जीत कर नहीं लेगा है ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। अपने खिलाड़ियों को उल्टा टंगा टंगा बात, वहां की न्यूज बाहर नहीं आती। ऐसे ही चाइना में हो, सही बात है, वे कहने को तुम्हें डेमोक्रेटिक कंट्री, संविधान उनके यहाँ से, उन्होंने कहा अगर तुम मेडल नहीं जीत कर ले गए तो भाई साहब तुम्हें उल्टा टंगा के तुम्हारी तंदूरी बनाऊंगा मैं। खिलाड़ियों को बोल लिया बात, और करा भी उन्होंने। वह बात है, वहां की न्यूज बाहर नहीं आती, मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी न्यूज बाहर आई थी यहाँ की, ठीक। तो हमारे प्रावधान ऐसे नहीं है, हमारे संविधान के प्रावधान, हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी लोग थे बेचारे, उन्होंने सब पता था। उन्होंने कुछ प्रावधान तो ऐसे रखे जो नम्य थे, और कुछ ऐसे रखे जो अनम्य थे, कुछ ऐसे थे जो रिजिड थे, कुछ ऐसे थे जो फ्लेक्सिबल थे, कुछ ऐसे थे जो रिजिड थे, रिजिड, कठोर। इसे लचीले प्रावधान, कठोर प्रावधान, अनम्य प्रावधान को हम कठोर प्रावधान भी कहते हैं। तो नम्य और अनम्य दोनों, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान रखे वो नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण रखा है।
ऐसा इसलिए रखा है, नम्य प्रावधान इसलिए रखे क्योंकि कोई चीज जो चीज हमने एक बार लिख दी और उसको कभी बदलना नहीं चाह रहे, ये तो गंदी बात है ना। ये बात क्या इससे पता लग रहा है हमारा जो संविधान है ना वो हमेशा गतिज बना रहेगा, डायनेमिक बना रहेगा। पुरानी जो बात है, पुरानी रीति रिवाज 75 साल पहले जो सही था हो सकता है आज थोड़ा ही ना सही है वो। सही बात है, उस पुरानी बात को काट कर एक नई बात लिखी जाए, इसलिए नम्य प्रावधान बहुत जरूरी थे। और कठोर प्रावधान इसलिए जरूरी थे, जैसे मौलिक अधिकार लिख दिया हमने, फंडामेंटल राइट्स, उन्हें कठोर प्रावधान की कैटेगरी में डाला हमने। कठोर प्रावधान का मतलब हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल यानी रिजिड प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन रखे। सुनो मैंने क्या बताया, रिजिड प्रोविजन हमने जानबूझ कर रखे ताकि संविधान को ठेस न पहुंचाया जा सके, लोगों के मौलिक अधिकारों को बचा कर रखा जा सके, आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा करी जा सके। सही बात है, जो आम आदमी हो ना, हमारा कॉमन पीपल्स हो, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके, उसे सुधारा जा सके। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सही बात है, जो सिविल राइट्स थे उन्हें बचा कर रखा जा सके, मानव के अधिकारों को ना बचा कर रखा जा सके, इसलिए बहुत जरूरी था इसके संविधान के अंदर दोनों प्रकार के प्रोविजन का मिश्रण रखना, मिक्सचर रखना। तो कितने दूरदर्शी लोग थे। दोबारा मैं समझने जा रहा हूं, मैं पूछूंगा भारतीय संविधान के अंदर कौन से प्रावधान है, आप कहोगे कि भारतीय संविधान में 90 99 दोनों प्रावधान है। मैं तुमसे पूछूंगा भारतीय संविधान में 90 99 प्रावधान क्यों हुआ, तो आप कहोगे 90 प्रावधान इसलिए रखे ताकि भारतीय संविधान को एक गतिज या चलायमान दस्तावेज बनाया जा सके, क्योंकि जरूरत के हिसाब से बदल लगाओ। जो बात ना 50 साल पहले सही थी वो आज थोड़ा ही ना सही होगी। सही बात है, तुम क्या कहते थे कि जो लड़कियों की एज है वो शादी के लिए कितनी होगी, 18 साल। वोट डालने जा रहे हैं, नहीं डाल रहे, वोट डालने के लिए जो अधिकार था वोट डालने का, नहीं बताओ 1989 पहले जो कितना था, 21 साल था ना, कितना था 21 साल। 21 साल की महिला होगी तो वही वोट डाल लेगी, ये क्या बदतमीजी। पुरुष होगा 18 साल का तो वोट डाल लेगा, ये क्या जरूर थोड़ा नहीं, जो बात पहले से ही तो बाद में जाकर हमने बदलना पड़ा, नहीं पड़ा सर, उससे पहले क्या था। तो हमने क्या करा, महिला 18 साल की होगी वो भी वोट डाल लेगी, पुरुष 18 साल का वो भी वोट डाल लेगा, ये तो भेदभाव होगा ना महिलाओं के साथ ही। तो जरूरी नहीं है जो बात पहले लिखी हुई थी वो वर्तमान समय में सही होगी, और हमने जो 50 साल पहले 1950 में संविधान में जो बात लिखी थी वो आज भी सही होगी। कुछ बातें ऐसी होगी उन्हें बदलना बहुत जरूरी होगा, और जहां बदलना बहुत जरूरी होगा ना, इस तरह संविधान हमारा एक प्रकार का जीवंत दस्तावेज बना रहेगा। सच में ये लगातार चल ही रहा हो, धीरे धीरे समय बीतता रहेगा और ये निखरता रहेगा, समय बीतता रहेगा, संविधान निखरता रहेगा। यस, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, उन्होंने 90 प्रावधान जानबूझ कर डाले ताकि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहा है। क्या बताया मैंने, 90 प्रावधान क्यों डाले, जल्दी फटाफट स्पीड दो। सुनो ओ सुनिया सुनिया रहता प्रोविजंस किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनकी किताब के पन्ने खोल खोल कर देखोगे, ऐसा करो। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है यार, किसका, श्रीलंका का संविधान है यार। श्रीलंका का संविधान तो बहुत आसान है, इतना आसान है, अगर मुझे इस लाइन को बदलना जो बात शुरू में लिखी हुई, इस 4 बंदों पे यहां से नहीं करवाया, 4 पे वहां से नहीं करवाया, चलो बदला पड़ा है, तो आसान प्रावधान है। श्रीलंका का प्रावधान इतना आसान, श्रीलंका का संविधान इतना आसान संविधान है, उसके सारे के सारे प्रावधान 90 प्रावधान उसके सारे के सारे। श्रीलंका का संविधान इतना आसान है, ठीक, उसके प्रावधानों को बदलना इतना आसान है, इतना इजी है, उसके सारे के सारे जो प्रावधान प्रोविजन से सारे के सारे पता कैसे, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल। याद रहेगी बात है। एक ऐसे संविधान, ये पूछा 4-5 देशों के ऐसे नाम याद करके रखेगा जिसके सारे प्रावधान लचीले, आसान, जिन्हें बदलना आसान। अच्छा, एग्जांपल क्या है, श्रीलंका। कौन श्रीलंका, एक ऐसा संविधान बता दो ना सर, एक ऐसा संविधान बता दो जिसके सारे के सारे प्रावधान एनएमए प्रावधान। एनएमए प्रावधान, उसका नाम है अमेरिका। कौन से का, अमेरिका, अमेरिका, ठीक, अमेरिका के सारे प्रावधान है ना, कैसे, एनएमए। अच्छा, अमेरिका के संविधान में पता कितने अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, 395। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, केवल 7 अनुच्छेद, लेकिन उनके 7 के अंदर बहुत सारे हेडिंग बना रखी। पहला वो है 1 2 3 4 जिस तरह का यहाँ तुमको क्वेश्चन होता ना, पहले क्वेश्चन देता पूरा, उसके अंदर बहुत सारी हेडिंग बनवा देते। मैंने कहा चैप्टर पूरा पढ़ ना, मतलब एक ही तो चैप्टर है यार, एक ही तो चैप्टर है, 10 चैप्टर 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाए ऐसा करेगा। अमेरिका का संविधान कैसे है, उसके सारे प्रावधान एनएमए, यानी उनमें बदलना बहुत कठिन है। कठिन होने का मतलब पता जानते हो, उनमें संशोधन करने के लिए, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। कठोर प्रक्रिया का मतलब वहां जब लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, जो वहां इस तरह नहीं होती, वहां अलग चीज सिस्टम हो, समझाऊंगा क्या हो वहां से। तो वहां उन चीज को बदलने के लिए कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होगा उसे बदलने के लिए, इतना आसान नहीं है। बदल तो समझ देंगे लेकिन बदलना कठिन होगा। सही बात है। और जानबूझ के ऐसे प्रावधान रखे जा, क्यों रखे जा, ताकि देश के अंदर डिक्टेटरशिप को बढ़ावा नहीं जा। सही बात है, उसको बचाया जा सके। वो तो अगर हमने सारे के सारे प्रावधान 90 प्रावधान कर दिए तो उसका मतलब उस देश के अंदर कभी भी तानाशाही आ जाएगी।
सही बात है, सरकार आ गई उन्हें बदलती रहेगी, कुछ और ले आ गई, बदलती रहेगी कुछ। जैसे श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ। वहां के संविधान के अंदर जो प्रावधान थे ना, सारे के सारे अनम्य प्रावधान है। वो सारे के सारे जो प्रावधान है वो उसके कैसे नम्य प्रावधान है, नम्य। इसलिए मैंने सारे के सारे नम्य नहीं रखे, कैसे रखे, अनम्य भी रखे। क्यों रखे? ताकि तानाशाही को बचा जा सके। तानाशाही मतलब तानाशाही तो हटा जा सके। सही बात, तानाशाही को नकारा जा सके। एक नेता के पास सारी ताकत नहीं होनी चाहिए। राजा के मुख से बोल रही चीजें कानून नहीं होनी चाहिए। जनता की सहमति होनी चाहिए। जनता का शासन जनता के लिए, जनता का शासन ऑफ द पीपल बाय द पीपल होना चाहिए। वही तो लोकतंत्र, वही तो डेमोक्रेसी है। यस और नो? उसके बाद हम चलते हैं, एक ऐसा संविधान बताओ जिसके सारे सारे प्रावधान नम्य भी हो अनम्य भी हो। इंडिया का, भारत का संविधान। अब तो इंडिया नहीं कहते, अब तो भारत ही कहना पड़ेगा। इंडिया तो हटा दिया ना, सही बात है। ये कोई तुक हो गए हो, इंडिया हटा देना तो कुछ तुक हो। इंडिया का नाम भारत कर दिया, इसे क्या है? मतलब कोई बदतमीजी क्यों करा? क्योंकि एक वो गठबंधन बना था ना, इंडियन अलायंस, उसमें नाम इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बता रहे। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी बदलने चाह रहे। भारत के लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे। भारत रखो। पहले कहां थे तुम? इतने साल हो तो 10 साल तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों दिखा तुम्हें? ये सब पॉलिटिकली हो, यहाँ सब सारा का सारा काम गधे सारे के सारे, अकल ही नहीं है बिल्कुल भी। इस पर क्या चीज, किस चीज पर लड़ रहे हैं भाई? लड़ाई बात करनी चाहिए, देश में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा, गरीबी कैसे बात होगी, भूखमरी की बात कोई नहीं करता, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता, हेल्थ की बात कोई नहीं करता। बेवकूफ मीडिया किस बात पर लगा हुआ? भारत का नाम क्या पक्ष में, विपक्ष में, क्या चल रहा है? सोचने वाले को कहा आप 75 साल बाद हम कहाँ जा रहे हैं यार? कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? देखोगे तो दुख होगा भाई। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, तुम देखोगे हमारा देश कितने गर्त में चला गया, कितने गहराई में चला गया। हमारे मुद्दे क्या है? कल परसों में मीडिया देख रहा था, मीडिया पता क्या दिखा रहा था? मीडिया दिखा रहा था जय किशोरी का बैग लेकर उसकी देखो 2 लाख का बैग यूज करती है। अरे यार तुम्हें क्या लेना? वो 2 लाख का बैग यूज कर, 4 लाख का बैग यूज कर। बेवकूफ आदमी आधे घंटे की डिबेट कर गया। 2 लाख का बैग यूज करती है, ये कोई न्यूज है? मतलब कुछ भी। बेवकूफ आदमी, अनपढ़ मीडिया, इसे कहते हैं अपनी भाषा में अनपढ़ मीडिया। क्या करा उन्होंने? एक कोर्स कर लिया 12वीं क्लास के बाद, एक कोर्स कर लिया 2-3 साल का, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर आती, थोड़ी बहुत ही इधर उधर से आए बकना स्टार्ट कर दिया। कभी कॉन्स्टिट्यूशन तमीज से पढ़ा होता तो तब पता रहता। नहीं पढ़ गाते, बट कॉन्स्टिट्यूशन तमीज से पढ़ाते तब जाकर पढ़ गाता। एक आधा सीधा चढ़ा पत्रकार हो जिसने पढ़ाओ, वही तमीज से भाषा में, सरल भाषा में क्या बोल लगा। जाओ रवीश कुमार को सुनो, वो भी इसके भी थोड़े पॉलिटिकली हो सारे के सारे, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर अच्छी डिबेट करो, वो बात अलग है। एक साइड में झुक जाओ उसका पक्ष, समझ नहीं बात है। इंसान हो जाए न्यूट्रल, ना तो इधर की बात करो ना इधर की बात करो, दोनों की अच्छी बातें बताओ, बुरी बातें बताओ। चले तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे तुम? अब हम समझाते हैं तुम्हें यार संविधानवाद क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो। ये हमने इस वाला टॉपिक अब अभी पूरी तरह खत्म करा है वाला प्रकृति। यहाँ तक हम जाना था पूरा का पूरा, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। समझ नहीं बात है? अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, इसे तो आज खत्म ही करूंगा। क्या मैं सिर्फ कर सकता हूँ? तो जो नोट्स तो तुम्हारे पास चला ही जाएगा, क्या दिक्कत हो रही? देखो अभी दूसरे वाला पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। कहाँ मांगे भाई? ये संविधान के बारे में पहले डिस्कस कर चुका। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो, कोई बात नहीं। अच्छा, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो, सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए वो। अच्छा, प्रमाणित होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट, इसी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन याद रहा, ये बात है, यही हमारे पास यार संविधान है। सही है, ये संविधान होगा मेरे पास। अब संविधानवाद क्या हो? जब भी किसी नाम की शिक्षा वाद लग जा, वाद या फिर ऐसा कह सकते लिज्म, LISM, ठीक, इसे बोलते। ये वाद एक प्रकार की विचारधारा हो। वाद का मतलब विचारधारा, 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 विचारधारा को इंग्लिश में कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, चलो जी नहीं आइडियोलॉजी, चलो जी आइडियोलॉजी। LISM जिसके सामने लग गया ना, जिसके सामने वाद लिखा हुआ, संविधानवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सही बात है, जिसके सामने वाद लग जाना, वह एक प्रकार की आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी को जनरेट होने के अंदर सालों लग जा। क्या लग जा? सही बात है। अगर तुम सोनू भाई जी की आइडियोलॉजी समझ नहीं ना, तो अभी तुम 15 साल, तुम तो काफी साल हो गए पढ़ते, तो जो दूसरे वाला व्यक्ति जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ ना, उसे समझने को 15 दिन में कैसे समझ लगा मुझे?
सही बात है। जो हमने 15 साल में कमाया होगा वो 15 दिनों में थोड़ा ही समझ लोगे तुम। जिस इंसान ने बनना है अपने 15-16 साल लगाए हो तो 15 घंटे में कभी भी नहीं समझा जा सकता, 2 घंटे में भी नहीं समझा जा सकता, टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझ में आते हैं। तो एक प्रकार की विचारधारा देखो क्या हो, विचारधारा एक प्रकार की आइडियोलॉजी हो, आइडियोलॉजी को बनने में टाइम लगता। अब बात करते हैं इसी बात में संविधानवाद क्या हो, उस बात में फिर संवैधानिक नैतिकता क्या हो। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा हुआ किसमें, सिविल सर्विस सवाल पूछा हुआ। क्यों? आप सिविल सर्विस का पढ़ा रहे, हाँ सारे 0 से लेकर लास्ट तक। सही बात है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं आना जिसमें डिस्कस नहीं करके जाना, सारे वर्ड डिस्कस करके जाऊंगा, बड़े से लेकर छोटे पेपर तक के। संविधान तो मैं कल ही पता लग गया था, इस पे डिबेट कर रहे। अब संविधानवाद बता दो क्या हो। किसी देश के संविधान में, ध्यान तो सुनना, मैं जो वर्ड लिखने जा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा मैथमेटिक्स की टर्म में समझाता हूँ। संविधान हमारे, हाँ सर संविधान तो पता लग चुका, हम सभी संविधान तो पता लग चुका। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। सब आप एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप एक चीज जोड़ दो, सर हाँ जोड़ दोगे, उसके अंदर जोड़ने का मतलब उसके अंदर लिख दो। अगर संविधान के अंदर आपने एक चीज लिख दी, उसका नाम है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य बता रहा हूँ इंग्लिश में, गौरव मत। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य को बोलते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ठीक है, अगर आपने किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो उस देश का संविधान पता कैसा संविधान बन जाएगा। उस देश के संविधान को हम कहेंगे ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक संविधान है। कैसा? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान। कैसा संविधान? इसका मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। याद रही बात है, ठीक। मेरी अंग्रेजी बहुत फास्ट है, सही बात है, समझ में आ जाए, समझ में समझने वाला समझ जाए। अब संविधान में अगर संवैधानिक मूल्य जोड़ दिया, पहली बात तो चलो संविधान तो हमें पता, पहली बात तो मुझे नहीं पता संवैधानिक मूल्य क्या हो, और हमारा दिमाग ना खराब करो, बता थोड़ा ढंग से समझाओ, ये लोकतांत्रिक संविधान में समझाओ। एक चीज और लिख दो पहले, संविधान के अंदर था अगर मैं संवैधानिक मूल्य को हटा दूं, हटा दो मतलब घटा दो, शुरू से समझा रहा है, इसका मतलब हटा दो, हटा दो मतलब घटा दो। अच्छा, संविधान के अंदर था अगर हमने संवैधानिक मूल्य को हटा दिया, उस संविधान के अंदर संवैधानिक मूल्य नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, अलोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। और किसी भी देश के अंदर अलोकतांत्रिक संविधान हो ना, ये समझ जाओ वहां तानाशाही हो। क्या हो? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो संवैधानिक मूल्य। आज इस संवैधानिक मूल्य को समझ लेना ही बहुत जरूरी हो। इस संवैधानिक मूल्य सीधे यूपीएससी के पेपर में और पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में उभरते हुए दिखा देंगे तुम्हें, वो भी मेंस के क्वेश्चन हो। याद रखना बात है, किसके क्वेश्चन में? मेंस के क्वेश्चन। संवैधानिक मूल्य क्या हो, तो संवैधानिक मूल्य पर अच्छी तरह डिबेट होगी, तब जाकर संवैधानिक नैतिकता समझोगे। पहले संविधानवाद समझेंगे, संविधानवाद एक प्रकार की आइडियोलॉजी, विचारधारा। अभी बात करेंगे विचारधारा पर क्या हो। संविधान के अंदर अगर संवैधानिक मूल्य को जोड़ दो तो लोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। अगर संविधान के अंदर था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था मतलब, हेलो, अगर मैं संविधान के अंदर था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था मैंने, अच्छा सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया, किसी संवैधानिक मूल्य को हटा दिया। संवैधानिक मूल्य को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को हटा दिया। अभी ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या हो, संवैधानिक मूल्य को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो संवैधानिक मूल्य को माइनस कर दिया, तो भारत जो भी संविधान होगा वो लोकतांत्रिक संविधान नहीं बनेगा, वो अलोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। और जहाँ अलोकतांत्रिक संविधान हो ना, वहाँ जनता का शासन नहीं होता, वहाँ एक ही व्यक्ति की तानाशाही हो, उसके द्वारा उसके मुख से निकली बात ही कानून बन जा। जैसे इंग्लैंड के अंदर थी तो अलोकतांत्रिक ऐसे संविधान बने, जैसे चाइना के अंदर, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर, जैसे रशिया के अंदर भी आरोप लगाया जा, बहुत सारे देशों पर इस तरह आरोप लगाया जा, उनका संविधान एक प्रकार का अलोकतांत्रिक संविधान है। खुशखबरी की बात यहाँ, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है। हमारा जो संविधान है लोकतांत्रिक संविधान है। लेकिन हम तुम देखेंगे किस बेस पर कह सको तुम तुम्हारा संविधान लोकतांत्रिक संविधान है? क्या तुम्हारे संविधान के अंदर संवैधानिक मूल्य है? और है तो किस हद तक में संवैधानिक मूल्य तुम्हारे यहाँ पास है, और है तो कहां तक हमें पहले जानेंगे संवैधानिक मूल्य है नहीं है। अगर संवैधानिक मूल्य भारत के संविधान में पाए गए तो इसका मतलब भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है, नहीं तो भारत का संविधान को आज एक लोकतांत्रिक संविधान बना के छोड़ कर जाएंगे हम। सही बात है, खुद ही देखेंगे हम, खुद ही चेक करेंगे। ठीक, इसका मतलब संविधान, संवैधानिक मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। अच्छा सर इस कैसे बन जाएगा अलोकतांत्रिक संविधान? इसका मतलब क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। याद रही बात है। चलो मतलब इंग्लिश में पढ़ाना है, हिंदी में थोड़ा सारे वर्ड इंग्लिश बोल लेंगे सर। चले, संविधान में क्या जोड़ दिया? संवैधानिक मूल्य। तो कैसा संविधान बन जाएगा?
लोकतांत्रिक संविधान किसी भी देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्वस्थ संविधान माना जा, हेल्थी कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी भाषा है, हेल्थी कॉन्स्टिट्यूशन माना जा। अगर आपसे पूछा जा किसी देश के नागरिकों को, अगर तुम उस देश के अंदर संविधान देना चाहते हो उसके नागरिकों को, तो आप लोकतांत्रिक संविधान दोगे क्या अलोकतांत्रिक संविधान दोगे? आपका आंसर होगा लोकतांत्रिक संविधान। तो जब लोकतांत्रिक संविधान दोगे ही, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोगे, तो क्या उस देश के संविधान के अंदर कैसे पहचानेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पहचानोगे यार? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानने के लिए जरूरी होगा उसका उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है। अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू हुई उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, तो उसका मतलब वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं तो दिस इज ए नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इज एम राइट? बात समझ बात? तो अब हम इजीली समझने की कोशिश करते हैं यार ये संवैधानिक मूल्य क्या हो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना, तब तक हमें सारी बात अधूरी दिखाई देगी। तुम याद रहेगी बात यार, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा ना, ऐसा लगेगा तुम अभी बहुत कुछ बाकी जो सीख रहा हूँ। सही बात है, अपने आप पढ़ लेना और टीचर के सामने खड़े होकर बैठ कर पढ़ना बहुत धरती आसमान का अंतर हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन एजुकेशन करते हो, तो जो तुम सामने बैठे हो ना, सबसे बड़ा खेल हो, सबसे बड़ा खेल जो बच्चा सामने बैठा हुआ, तुम यहाँ तो उठ कर नहीं जा सकते बीच में। तो मुझे जब फोन में देखो ना बैठ कर 50 बार बंद करोगे, मेरी स्पीड बढ़ा दोगे। सही बात है, यहाँ बढ़ा के दिखाओ मेरी स्पीड, यहाँ बढ़ा के दिखाओ ना मेरी स्पीड, मैं जानता हूँ ना तुम 1.5 कर दो थोड़ा जल्दी देख लेगा। और वह वीडियो इतनी देर में होगी जाएगा, चाहे 1.5 पकड़ कर देख लो, चाहे एक पकड़ कर देख लो, कभी भी देख लो कोई भी, मतलब फायदा क्या हुआ? आधे 2 पकड़ कर जल्दी जल्दी जाएगी, पूरे 2 ही घंटे लगने उसमें तो फायदा क्या हुआ था? फिर लिखना ही पड़ेगा रोक रोक को। वो क्या करेगा? उसकी रफ्तार बढ़ा के ये होगा, उसकी गति में ना, उसकी गति तो सही नुकसान पहुंचेगा उस व्यक्ति को, सामने वाले जो वीडियो पहुंच रहा है नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके दिमाग से डेटा उड़ता चला जाएगा। सही बात है। संवैधानिक मूल्य समझना चाह रहे? आओ संवैधानिक मूल्य को समझते हैं। संवैधानिक मूल्य क्या हो? चले, जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, संवैधानिक मूल्यों को ना, संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए सुनने का यहां समझाता हूं अच्छे तरीके से। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, सबसे पहले मूल्य जान लो, संवैधानिक तो बाद में जान लियो। मूल्य कैसे कहते हैं? वैल्यू क्या हो? मूल्य में हो जो वांछनीय होते हैं, वांछनीय होते हैं। वांछनीय इंग्लिश में क्या शब्द, चलो बता, इंग्लिश के लिए बता सको वांछनीय क्या हो? बता दो आज, मान लो जो होने ही चाहिए, बताओ। नेसेसरी तो आवश्यकता हो, तो बताओ मूल्य में हो जो वांछनीय हो। वांछनीय का मतलब होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। क्या आपको अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए? हाँ, इसे बोलते हैं ह्यूमन वैल्यू। क्या आपको किसी गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए? ये इसे बोलते हैं वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू है। ये सामाजिक मूल्य है। कौन से मूल्य? सामाजिक मूल्य। जब आप समाज के अंदर जाओगे, आपको समाज के अंदर क्या होना चाहिए? क्या आपको रास्ते में चलते हुए किसी बड़े व्यक्ति को नमस्ते करनी चाहिए? हाँ सर, करनी चाहिए। ये सामाजिक वैल्यू, ये संस्कार है यार, ये तो मूल्य है जो होने चाहिए, जो होने ही चाहिए, होने चाहिए, उसी बोलते हैं मूल्य। क्या बोलते हैं? अगर मैंने लिख दिया संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, तो संवैधानिक मूल्य लिख दिया, संविधान के अंदर होने ही चाहिए। क्या होना चाहिए संविधान के अंदर? अब बताता हूँ क्या होना चाहिए संविधान के अंदर। याद रहेगी बात है? मूल्य का मतलब पता लग चुका, जो होने चाहिए। जब एथिक्स में पढ़ाते हैं हम, तो वहां समझाते हैं इस बात को कि संवैधानिक मूल्य क्या हो। तो संवैधानिक मूल्य में हो, एथिक्स के अंदर नहीं, उसके एथिक्स के अंदर सिर्फ इतना पढ़ाते हैं वैल्यू क्या हो। तो वैल्यू कितने प्रकार के हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग। राजनीति में जाओगे तो राजनीतिक मूल्य, समाज में जाओगे सामाजिक मूल्य होंगे। सही बात, अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो अलग अलग मूल्य होने चाहिए। और मूल्य हो जो समाज के अंदर होने ही चाहिए। समाज के मतलब किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। याद आएगी बात क्या? अब समझते हैं हम संवैधानिक मूल्य क्या हो। तो जब संविधान के अंदर बात करेंगे, अगर मानवीय मूल्य की बात करेंगे, मानवीय मूल्य क्या हो, तो जो एक मानव के अंदर होने चाहिए। एक मानव के अंदर क्या होना चाहिए? दूसरे के प्रति आदर भाव होना चाहिए। ये भी तो एक प्रकार का मूल्य होगा, उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यही तो हो मूल्य, इसे तो बोल रहा हूँ वैल्यू। तो अगर पूछने लगा ना, यह लड़की समाज के अंदर जाकर अलग व्यवहार कर रही, तो इसकी लड़की सोशल वैल्यू गायब हो गए। तो ये लड़की ना राजनीति में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही और उल्टी सीधी गालियां बक रही है, तो हम कहेंगे राजनीतिक वैल्यू इसके अंदर गायब हो गए, राजनीतिक मूल्य इसके अंदर तो गायब हो चुके। सही, राजनीति के अंदर तो नैतिकता गायब है भाई, मूल्य नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज के। देख क्या नहीं, वो उस पर नाप शनाप बोलते चले जा रहा है, वो नेता शनाप शनाप बोलते चले जा रहा है। राजनीति के अंदर वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मूल्य है ही नहीं। राजनीति में बात करते हो तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पुराने नेता एक दूसरे का सम्मान करते थे यार। अगर तुम इस पार्टी से हो, इस पार्टी से हो, एक दूसरे को गाली देने पर लगे हुए, कुछ भी मतलब। ये हो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्वस्थ डेमोक्रेसी लिए अच्छा, लोग विपक्ष भी इतना जरूरी, पक्ष भी इतना जरूरी। अगर मोदी सरकार है ना, तो साथ विपक्ष भी इतना ही जरूरी हो। ये हो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाए। समझ आई बात? ये हो स्वस्थ लोकतंत्र।
यस और नो? तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की। सर हाँ सर, संवैधानिक मूल्यों पर सवाल आगा वर्ग, पता क्या पूछेगा? वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में संवैधानिक मूल्य, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में संवैधानिक मूल्य है ही नहीं यार, यहाँ से गायब हो चुके हैं या समाप्ति की ओर, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या भारत का संविधान इन मूल्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा। इसका मतलब मुझे संवैधानिक मूल्यों को तमीज से पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को मुझे समझना नहीं होगा अच्छी तरह। हाँ, और समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू किस चीज को कहते हैं। मैं 5-6 पॉइंट समझाऊंगा। मैं 5-6 पॉइंट अगर किसी संविधान में मिल गए तो समझ जाओ संवैधानिक मूल्य उसके अंदर है। अगर संवैधानिक मूल्य हुए उस संविधान के अंदर जोड़ दे उसके अंदर, तो लोकतांत्रिक संविधान, नहीं तो लोकतांत्रिक संविधान नहीं है। फिर संवैधानिक नैतिकता क्या हो? तो बिना संवैधानिक मूल्यों के समझ में नहीं आएगा संवैधानिक नैतिकता क्या हो। और समझते हैं पहले नंबर पर क्या अपेक्षा करते हो, किसी समाज से हम क्या अपेक्षा करते हैं, और समझते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चले समझाऊं? पहला, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? संवैधानिक मूल्य का मतलब क्या हो? अगर किसी देश के संविधान के अंदर ये सब चीजें मिलेगी ना, तो समझ जाओ उसके अंदर संवैधानिक मूल्य है। भारत के संविधान में भी चेक करेंगे संवैधानिक मूल्य है नहीं है। सुनो, पहला नंबर फर्स्ट, संवैधानिक मूल्य के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ, बहुत बड़ी चीज है, इसे बोलते हैं विधि का शासन। यस, विधि का शासन। इसका मतलब किसी भी देश के संविधान के अंदर अगर विधि का शासन होगा, यही सवाल पूछा हुआ भाई, फिल्म में सवाल पूछा हुआ, विधि का शासन, विधि का शासन। अब आप कहोगे सर विधि क्या हो? एक तो हो विधि, तीनों चीजें समझ लो। एक तो हो विधेयक, एक हो कानून, एक तो विधेयक होगा, एक कानून होगा, एक होगा अधिनियम। कानून अधिनियम एक ही चीज हो, विधेयक कानून अधिनियम, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक तो हमारे पास बिल, एक हो हमारे पास एक्ट, एक हो लो। तीनों चीजों को समझ लो, दोनों तीनों चीजों को। और एक हमारे पास हो विधि। क्या हो? जब तक कोई चीज लोकसभा या राज्यसभा में या राष्ट्रपति तक के पास है उसे तो हम बिल कहेंगे। इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, लोकसभा में भी पास होगा वो, राज्यसभा में बिल पास होगा, बिल तो क्या है तब तक बिल को विधेयक कहेंगे, विधेयक। और वो बिल पास होगा, राष्ट्रपति साइन कर दिए, तो तुरंत वो एक्ट की शक्ल ले लेगा, कानून की शक्ल ले लेगा, तुरंत अधिनियम बन जाएगा। तुरंत क्या बन जाएगा? लो, कानून, अधिनियम। याद बात समझे? तुरंत वो पता किसकी संकल्पना ले चुका होगा? विधि की संकल्पना ले चुका, लो बन चुका होगा, विधि बन चुका होगा। विधि को लो कहते हैं। क्या कहते हैं? लो। किसी भी देश के अंदर ना, अगर किसी भी देश के संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, विधि के शासन की संकल्पना है, यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून। मान लो तुम तैयारी करते हो, तैयारी करके तुम सिविल सर्वेंट बनते हो, या लड़की आईएएस अधिकारी बन जाती है। जब आईएएस अधिकारी बन जाती है तो अपनी पूरी अकड़ दिखाती है। नहीं, अगर इसने सजा करी है ना, इसने किसी का मर्डर कर दिया, तो इसे भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और होगा? हाँ सर होगा। इस इंडिया के अंदर जितने भी लोग, 145 करोड़ की जनसंख्या के अंदर, अगर किसी ने जुर्म करा ना, जितनी से सजा होगी इतनी से सजा होगी, जितनी इसे सजा होगी इतनी से सजा होगी। हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं उठ सकता। कानून सबसे ऊपर होगा। यह लड़की आईएएस अधिकारी बनकर तुमसे सबसे ऊपर चली गई, कानून इसके भी ऊपर चला आया। सही बात। यह लड़की तैयारी करके और जज साहब बन गई, कानून उसके भी ऊपर चला आया। इसका मतलब क्या हुआ? इस देश के अंदर, जिस देश के संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा, इसका मतलब होगा कि उस देश के अंदर ये समझ जाओ संवैधानिक मूल्य मौजूद हो। ये पहला संवैधानिक मूल्य, कानून से बड़ा कोई नहीं है, याद रखना बात। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी व्यक्ति परेशान करता पाया जा, सही बात या ठीक, तुम्हारे मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे, अब तुम डर रहे, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ गायब होगा। एक लड़की, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली में लाठी चार्ज करा, लाठी चार्ज करके वहां लॉ कॉलेज था, एक लड़की थी लॉ बैठ कर पढ़ रही थी, वो कानून बैठ कर पढ़ रही थी, हो सकता कल ही लॉ पढ़ गई हो। उन लड़कियों पर लाठी डंडे बरसाए गए, अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पा रही। वो लड़की मीडिया के सामने आकर रो के पता क्या कहती? कह रही ये रूल ऑफ लॉ है तुम्हारा, ये रूल ऑफ लॉ है। रो रही थी बेचारी। वो कहती मुझे अपने घर भी जाने दे रहे थे, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे पीट रहे हैं पुलिस वाले को। मैं तो आंदोलन में है भी नहीं बिल्कुल भी। ये रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब उसके अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। अगर किसी भी देश के अंदर उसके नागरिक अपने अंदर विचारे पढ़ने वाले विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, वहां रूल ऑफ लॉ होगा और विधि के ऊपर कोई नहीं होना। क्या देखना बात है? सही बात है। पहली खास बात यही है इसकी, रूल ऑफ लॉ की, विधि से बड़ा कोई नहीं है।
सही बात। किसी व्यक्ति का डर लगता हो ना, एक बात हमेशा याद रखना कि क्या विधि से बड़ा कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ देश के अंदर है। हाँ है। जब बताओ तुम्हारे साथ किसी की लड़ाई बच जा, मामला हद से ज्यादा ऊपर चले जा, कहाँ जाओगे? थानेदार के पास जाओगे? नहीं। थानेदार किसके अनुसार काम करेगा? कानून के हिसाब से। कानून क्या है? एक प्रकार की विधि होगी। क्या विधि से बड़ा कोई व्यक्ति है? कल को तुम्हारे गांव का प्रधान आकर तुम्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे, क्या उसके ऊपर कोई होगा? हाँ होगा। कौन? कानून। इस जिले का डीएम का तुम्हें परेशान करना स्टार्ट कर दे, कौन? कोर्ट खड़ा हुआ। कोर्ट जजमेंट देगा, वहां फैसला देगा। सबसे बड़ी विधि कौन सी? संविधान। तो फिर तुम्हें संविधान बचाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें देखना ना कानून क्या चीज हो, तो जाओ फिर जय भीम पिक्चर देखो जाकर, तुम समझ में आएगा तुम कानून क्या चीज हो। यो हो रूल ऑफ लॉ। यस और नो? संगनी को न्याय मिला? नहीं मिला? संगनी थी नहीं वह जय भीम पिक्चर में? यस और नो? क्यों? की ताकत सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट से जीत खाई थी, दिखा है ना उस पिक्चर में, सुप्रीम कोर्ट से जीत खाई थी, तब जाकर वहां प्रोटेक्ट किया गया, समझाया गया। अब देख लो ऐसी पिक्चर, यही तो चीज बताना चाह रही थी। अब बताओ हमारे देश के अंदर कोई कानून से ऊपर है? इसका मतलब जब हमारे देश के ऊपर कोई कानून से ऊपर नहीं है, आज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कि किसी भी पुलिस वाले से देखकर डरने की जरूरत नहीं है। एक ही बात सोच लेना, भाई जी क्या बोल रहे थे, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, उसके भी ऊपर कोई व्यक्ति है, उसके भी ऊपर कोई व्यक्ति है, उसके भी ऊपर कोई व्यक्ति है। सबसे लास्ट में जाकर फैसला वहीं जाएगा, कोर्ट के अंदर। हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में हार जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, न्याय जरूर मिलेगा। जब न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय किसके आधार पर मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी लॉ हो, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो। याद रहेगी बात? या कोई भी व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखना बात, या कभी भी नहीं हारने के, क्योंकि हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है। ये तुम भी बता सकते। अब बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, है तो चलो तुम्हें एक मूल्य तो दिखाई दिया, संवैधानिक मूल्य भारतीय संविधान में। अब देखेंगे भारतीय संविधान में एक संवैधानिक मूल्य तो आ गया। चलो सर, हाँ सर मुझे लग रहा है लोकतांत्रिक संविधान हो सकता, भारत संविधान। अगर तुम्हें लग रहा है ना गायब हो चुका है, सुनो इधर देखो, देखो ध्यान रूल ऑफ लॉ होगा। अब पता क्या हो, तुम्हें लग रहा है ना यार कानून भी मैंने नहीं सुनना है, समझ बात, तो तुम्हारा क्या कहोगे, यार हमारे देश के अंदर तो रूल ऑफ लॉ गायब हो गया। लॉ के स्टूडेंट इस तरह तो बात करते हैं, सही बात है। कहाँ रूल ऑफ लॉ रहेगा हमारे यहाँ से? कहाँ विधि की कौन सुनता? बताओ, सही बात है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह बात करते हैं। चलो इस पर डिबेट जारी रहेगी, आगे भी डिबेट जारी रहेगी, नोट्स में सब लिखा हुआ इसके बारे में। समझ में आई बात? क्या हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और बात करते हैं अब दूसरे नंबर पर, आर्थिक न्याय। क्या हो? आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इतनी बात बताओ। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब हो? आर्थिक न्याय। यार एक बात बताओ करेंगे, यार तुम्हारे गांव के अंदर ना 20-50 लोग हो, उनके पास 50-50 बीघे जमीन है, 50-50 बीघे जमीन है, और तुम्हारे पास 2-2 बीघे खूड़ भी नहीं है। ये कहां का आर्थिक न्याय होगा? ये तो गड़बड़। ये हमारे देश में नहीं है, सही बात है। हमारे पड़ोसी के पास इतने धन, इतना धन, इतना धन, इनकी जरूरत नहीं है उन्हें, इतनी जरूरत नहीं है। उसके घर में 2 बच्चे, हमारे घर में 8-8 बच्चे हो रहे, 4-4 बच्चे हो रहे यार, और हमारे घर में हमारे पापा की तनख्वाह एक महीने की 10,000 भी नहीं है, इनकी 1 लाख होगी। ये कहां का इकोनॉमिक जस्टिस होगा भाई? नहीं है, ये तो हमारे देश में है नहीं। इसे हम प्राप्त करना चाह रहे, सही बात है। ये जो संवैधानिक मूल्य है ना, जरूर नहीं है किसी देश में होंगे, इसका मतलब भाई इसकी तो कमी है विदेश में। तुम बताओ आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो? आर्थिक न्याय का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन सबकी सही होनी चाहिए, सबके पास बराबर का पैसा होना चाहिए, लगभग समानता पर तो आई जा, कम से कम कोई व्यक्ति भूखा तो न मरे, सही बात है। इतना तो पैसा होना चाहिए, कम से कम गुजर बसर कर सको यार वो। इसका मतलब हमारे पास आर्थिक न्याय नहीं है अभी। आर्थिक न्याय को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक जस्टिस को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, उसे हम पता क्या बोलते हैं? एस्पायरेशन। इसे बोलते हैं आकांक्षाएं। इसलिए संवैधानिक मूल्य ना भारत के अंदर, हेलो, भारत के जितने भी संवैधानिक मूल्य लिखने जा रहा हूं ना मैं, भारत के संवैधानिक मूल्य पूर्ण रूप से अभी भारत के संविधान में आए नहीं है, तो लिखे हुए तो अभी ये धीरे धीरे पता कौन सी फेज में, कौन से फेज में? डेवलपिंग फेज में है। कौन से फेज में? डेवलपिंग फेज का मतलब पता क्या है? विकासशील अवस्था में, और धीरे धीरे गति करके ना विकसित अवस्था में आगे। और जब ये विकसित अवस्था में आगे तो ये समझ जाओ हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश बन चुका होगा पूरी तरह, और बहुत अच्छा देश बन चुका होगा, पूरी दुनिया में हम सबसे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी हम धीरे धीरे इनमें ग्रोथ कर रहे हैं। और तुम लिख सकते हो संवैधानिक मूल्य बहुत जरूरी हो, इसका कहीं भी लिखने का मौका मिला, कहीं भी बोलने का मौका मिला, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संवैधानिक मूल्य है? नहीं है। अभी हम सारे संवैधानिक मूल्य हमारे यहाँ डेवलपिंग फेज में, विकासशील अवस्था में, और विकासशील अवस्था में तो हमें विकसित अवस्था में जाना, और धीरे धीरे हम इन पर काम कर रहे हैं। सरकार, देश की सरकार इन पर तो काम करना चाहती है, तुम्हारी नई नई स्कीम चलाती है। क्यों चलाती है? इसलिए तो चलाती है ताकि आर्थिक न्याय प्राप्त करा जा सके, ताकि रूल ऑफ लॉ को स्थापित करा जा सके।
ये इसलिए तो करते हैं। तो भाई संवैधानिक मूल्य अभी पूरी तरह हमारे यहाँ नहीं है, इन डेवलपिंग फेज में। इसका मतलब ये है हमारे पास विकासशील अवस्था में ये बहुत जरूरी होंगे। मेन सीखना तो भाई इतना सुनना पड़ेगा। सही बात है, हम भी तो इंसान ही, हमने तो पढ़ाई करी होगी। सही बात है, जब हम बोल सकते हैं तो तुम सुन क्यों नहीं सकते। चले तीसरे नंबर पर ओपन सोसाइटी। क्या है ओपन सोसाइटी? ये भी क्या हो, इसे बोलते खुला समाज। खुला, अब इस पर कितनी डिबेट करो बताओ। खुला समाज, कितनी लड़कियां जो घर से बाहर जाते हुए आज भी डरती हैं, कितनी देर तक कितनी दूर तक जा सकते हो तुम सफर करते हो। लड़का तुम्हारे घर में, उसके पास प्रॉपर मात्रा में ओपन सोसाइटी कहाँ रहेगी, जरा एक बात बताओ। मेरे पड़ोस के पिछली साइड में जो हो, क्या कंडीशन है। कल परसों में एक का समझौता करवाने चला गया, क्या आरोप लगा रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आरोप लगा रहा, यार वो तो जो लड़की है वो तो पैंट शर्ट पहनती है। मतलब क्या वाहियात चीज है, इस चीज पे लड़ाई बज रही। पैंट शर्ट पहनती है गाँव में आकर, लोग क्या कहेंगे। मैं सोच रहा मैं पागल हो चुका यार, मैं किन लोगों में बैठ कर जाएगा यार। मतलब क्या बात है, उसके कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, गांव के लोग क्या कहेंगे, ये क्या है। मतलब लड़के चाहे कैसे भी कपड़े पहन, लड़कियों के कपड़े को कमेंट करना क्या बदतमीजी है, कुछ है कुछ भी। ये ओपन सोसाइटी नहीं है। यानी भारतीय समाज की महिला है ना, ये तो इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ओपन सोसाइटी, ये भारतीय समाज की महिला है। यूरोप के समाज की, मैं 50 बार बता चुका, यूरोप की महिलाओं की अपेक्षा कम आजादी को शो करती है, कम आजादी का अपनी मतलब उपयोग कर पाती है। याद रखना बात, यूरोप की महिला ज्यादा इस्तेमाल करती है अपनी आजादी का, जहाँ ओपन सोसाइटी नहीं है अभी। अब जिस दिन यहाँ ओपन सोसाइटी धीरे धीरे आगे ओपन सोसाइटी, बीच में था कौन आगे खड़ा हो जा, कल्चर आगे खड़ा हो जा, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ सही है, वो भी गलत नहीं है। अभी भी डिबेट का मुद्दा संस्कृति या फिर एक प्रकार तो खुला समाज। अब तुम बताओ क्या चाहती हो, संस्कृति चाहती है, खुला समाज चाहती है? खुला समाज क्यों नहीं चाहती यार, लड़की आजादी है, खुली हवा में सांस क्यों नहीं ले सकती, मुझे बताओ ना। सही बात है, घर में वो खाना ही क्यों बनागी खाना हो, उसका भाई क्यों बैठा रहेगा बेड पर, वो खाना क्यों नहीं बनाने का, झाड़ू वही क्यों लगाई घर में। सही बात है, ओपन सोसाइटी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। क्या ना कौन था, ओपन सोसाइटी होगी ठीक। अभी देखेंगे है नहीं है, अब मैं अगले शब्द लिखूंगा, बहुत कुछ सीखने का। तो ओपन सोसाइटी देखेंगे क्या, हम अब तक ओपन सोसाइटी है हमारे पास नहीं है। ओपन सोसाइटी इंडिया के अंदर गांव में चले जाओ, हालत इतनी खराब है, पता कितनी हालत खराब है, लड़की को छत पर नहीं चढ़ने देते। एक लड़की मुझे बताती, छत पर चढ़े गए तो मम्मी पापा शक करते हैं। ये क्या है मतलब ये, लड़का पूरे दिन खड़ा हुआ छत पर, एक ही घर में 2 कैंडिडेट है, छत पकड़े मम्मी पापा शक करते हैं। मतलब क्या बातें, वाहियात बातें हैं। इतने काटने ना वीडियो आज मेरा है, ये लगना तो कहां हम इकोनॉमिक ओपन सोसाइटी कहां दे भाई हम यार, किस ओपन सोसाइटी बात कर रहे हो तुम, किन संवैधानिक मूल्य की बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे लिए तो रास्ता ही बंद था। 1989 में 89 में आकर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे रहे हो तुम यार, 21 साल तक हटाकर 18 साल करे, तो इससे पहले कहां थे तुम, इससे पहले कहां थे तुम। फेमिनिज्म जानते हो क्या होता, फेमिनिज्म नारीवाद नहीं पता क्या, पढ़ो जाएगा सो। उसके बाद करते हैं तीसरे नंबर चौथे नंबर पर लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता क्या रैंक हमारी पता है, जेंडर जस्टिस। जरा एक बात बताओ, मुझे जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लड़कियों को कोई बराबर का दर्जा मिला, नहीं मिला। कैसे कहता हूं, भारत और तो और न्याय देने वाली संस्था, आज तक इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। जो न्याय देने वाली खुद संस्था, जो न्याय देगी, जो संविधान के आधार पर काम कर रही है, उसमें आज तक एक भी महिला जज नहीं बनी। और तुम न्याय देने की बात करते हो, तो कहीं का लैंगिक समानता, महिलाओं के साथ भेदभाव। आज तक एक भी महिला जो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई। एक महिला का नाम बता दो जो उपराष्ट्रपति हो। सही बात है, एक भी महिला आज तक उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई। गिनी चुनी 2 महिला, आज तक एक महिला प्रधानमंत्री मिली, उसकी आलोचना करने के पीछे पड़े रहे हैं सारे दिन। तो कहां का यूं बता दो मुझे, करेंगे जरा। इंदिरा गांधी के पीछे पड़े रहा, हाथ 2 इन वो करा था, इन इमरजेंसी लगाई थी, फलाना टीम का करा था। भाई महिला की ताकत है, वाह महिला की ताकत देखनी है ना, महिलाओं क्या ताकत हो। तो जाओ फिर वो क्या, कौन सा पिक्चर थी जो भी आई थी, स्त्री 2, उन्होंने गाना बनाया, तमन्ना भाटिया ने, कौन सा गाना था वो, आज की रात हुस्न का मजा लीजिए, 900 करोड़ छाप कर लेगी, स्त्री की ताकत। गाना ना देखो, ताकत देखो उसकी, या हो स्त्री की ताकत। सही बात है, 900 करोड़ छाप कर लेगी एक गाने गाने के चक्कर में। आज की रात हुस्न का मंजर, स्त्री कुछ भी कर सकती है, बहुत पावरफुल हो स्त्री। इंदिरा गांधी से सीखा जा सका। इंदिरा गांधी की पिक्चर आई थी, मैं जयंती, कंगना रनौत ने बनाई थी।
बैन लग गया उस पर। लैंगिक समानता नहीं मिल पाई। लैंगिक समानता की बात करी दी है ना हमने। हमारे देश में आज भी इस चीज को लेकर डिबेट चल रही कि दो लड़के लड़के एक साथ रह सकते, समलैंगिक संबंध सेम जेंडर जो भी साथ साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसे लेकर डिबेट मना कर दिया हमारे यहाँ से। हालत इतनी खराब है, नेचर के खिलाफ है। अगर किसी लड़की को लड़की पसंद है, क्यों नहीं हो सकती लड़की पसंद? मैं तो इस बात पर सहमत नहीं हूँ। अब ये बात कि क्यों नहीं हो सकती, तुम बताओ ना। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत नहीं हूँ, क्यों ही हूँ मैं सहमत? सही बात है, नहीं होना चाहिए मुझे, सारी बातों थोड़ा ही सहमत होऊंगा मैं, सही बात, लेकिन मानना मुझे पड़ेगा तब तक उसी कानून के अंदर जो उन्होंने कहा होगा। सही, उन्होंने कहा कि जो सेम लड़की साथ नहीं रह सकती, सेम लड़के साथ नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकते? और उन कंट्री में कई साल रह रहे, कई साल पहले कानून बन चुका, 70-80 सालों पहले, और यहाँ तुम आज तक भी बढ़ावा नहीं दे पाए, तो कहाँ लैंगिक समानता होगी? कौन सी लैंगिक समानता की बात कर रहे थे? समझ की बात? नहीं आया भाई। क्या कहते हैं माताएं, जब एक घर में समान, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाए ना, और लड़की फिर पैदा हुई और फिर लड़की पैदा हुई, क्या है उस महिला को यहाँ डायन, चुड़ैल, पापी इनकी संज्ञा देकर उसे नकार दिया जाए और बताया जाए ये जो औरतें सही नहीं है। सही बात है। फिर वो औरत भी बता क्या करती है, देखिए वो औरत भी बता क्या करती है, औरत भी क्या करती है, धीरे 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 अपना रुष्ट होने लगती है और धीरे धीरे वो ना फिर निराश रहने लगती है। उसे भी यही लगता कि सच में वो तो एक नापाक औरत है। ये समाज की संज्ञा मजाक नहीं कर रहा, मेरी रिलेटिव बात बता रहा हूँ। यूपी की साइड का कहीं भी देख लो आसपास, मैं अभी तुम्हें पढ़ाता हूँ, 4-5 घर छोड़ के जाना। तो एक हमारे गांव की बात बता रहा हूँ तुम्हें, 4 लड़की पैदा होगी। 4 लड़की पैदा होने के बाद क्या हुआ पता क्या हुआ? 3 लड़की पैदा होगी, चौथे नंबर पर जो लड़का हुआ उसके ऊपर ढोल नगाड़े सब बजवाए गए। जैसे लड़कियां होती थी धीरे धीरे इसी चक्कर में 4-5 बच्चे भी हो गए। तो फायदा नहीं है ना इन सब चीजों का। इसे क्या है, एजुकेशन बहुत जरूरी हो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी हो, इसलिए इस क्लासों में बैठना बहुत जरूरी हो। सही बात है, इनकी सबको जरूरत है, एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। समझ में आई बात? यार लैंगिक समानता की बात कर रहे, देखो अपना रैंक कहां से तुम कहां लाई कर रहे हो, तुम हालत खराब है तुम्हारी लैंगिक समानता। समझ आया बात? यार महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे तब जब उनके हाथ में पैसा आएगा, और पैसा तभी आएगा जब उनको एजुकेशन मिलेगा। और एजुकेशन स्वास्थ्य, 3 चीजों पर हमेशा ध्यान देना, उसकी 2 चीजों पर, एजुकेशन पर, एक हेल्थ पर, और हेल्थ पर। 5वें नंबर हो जाओ। उसके बाद तटस्थ नौकरशाही। तटस्थ नौकरशाही, ये लिखने पड़ेंगे भाई तुम। तटस्थ नौकरशाही क्या बोलते हैं? तटस्थ नौकरशाही को न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। अच्छा एक बात बताओ, करेंगे मुझे, टीना डाबी का नाम सुना तुमने? 2015 में एक रैंक आई थी उसकी, 2015 में एक रैंक आई थी। ठीक, हालत पता क्या हुआ? अभी राजस्थान में पोस्टेड हो, यार बाड़मेर जिले में, वहां एक मंत्री के सामने बीजेपी का 7 बार का एमएलए या एमपी ऐसा जोड़ो खड़ी हुई। ये तुम्हारी तटस्थ नौकरशाही है? इससे डर रही हो तुम? इस बेवकूफ आदमी से डर रही हो तुम? ऐसा कर, ये क्या है? ये तुम्हारा आईएएस अधिकारी पावर हो, वो जो चाहो कर सके, वो गुलाम नेताओं का, तटस्थ नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। उसे न्यूट्रल रहना होगा, ना तो इस पार्टी की बात करनी, ना इस पार्टी की बात करनी होगी। उसे काम करना होगा योजनाओं पर, गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई उस पर इंप्लीमेंटेशन करना होगा, उस पर काम करना होगा। आईएएस अधिकारी का, पीसीएस अधिकारी का, जितने कर्मचारी इनका काम क्या हो? जो नौकरशाही हो इसका ये तो काम हो, सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करना अच्छे तरीके से। लेकिन खुद ही भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं। आईएएस अधिकारी सबसे भ्रष्ट अधिकारी हो, सबसे भ्रष्ट अधिकारी आईएएस अधिकारी। जिस दिन तुम बन जाओगे ना, समझ बात, या तो आय से अधिक की संपत्ति के मामले में पकड़े जाओगे। समझ बात, या आय से अधिक संपत्ति के मामले में पकड़े जाओगे, इनकम टैक्स का तुम्हारा छापा लग रहा होगा, और उसके बाद तुम सेटिंग करके 200-400 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे हेर फेर करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ तटस्थ नौकरशाही नहीं है, नेतागिरी। और जो तटस्थ का मतलब नेताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। इस साथ मिलकर क्यों काम करना? तटस्थ रहो ना। बुरा हाल हो चुका हमारे देश का। या नौकरशाही, आईएएस अधिकारी है ना, ये पीछे से अधिकारी, आईएएस अधिकारी, ये सब कर्मचारी जो मिलकर, जो नौकरशाही है, सब इन्होंने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। सही बात, ये खा गए। इन्हें कहते हैं एमएलए साहब ने कहा था तो चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, एमएलए साहब ने कहा, विधायक साहब ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तेरी कुछ औकात नहीं है कि तू तेरी एक रैंक आई थी, सिंगल रैंक आई थी भाई, तू क्यों उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई? मतलब क्या है यार, भूल गए अपने वैल्यू। कैसे तैयारी करी थी तुमने? जब तुम तैयारी करी थी तब तो कौन से वैल्यू थे? पूछने वाला होश तो कोई। जब मैंने देखा मुझे बड़ा दुख हुआ यार, पता ये वैल्यू तो इसकी, इस बंदी की एक रैंक आई थी 2015 में, और ये नेता के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई, और लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं या हो नेताओं की पावर। अरे उससे ज्यादा पावर है उसकी, कुछ नहीं है वो। ज्यादा क्या कर सकता? ट्रांसफर कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। देश के अंदर सबसे बड़ा पद है ये अधिकारी का, सबसे बड़ा ये हो पावर। भूल गई अपनी पावर। नेताओं के नीचे रह जाएगा, उनकी प्रशासन की नाक के तले, प्रशासन खुद है वो, उनकी नाक के तले रहकर काम कर रही है, बल्कि उनके नाक के तले रहकर काम करना चाहिए। अलग होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ ये गायब हो चुका हमारे देश में तो भाई।
क्या? इसे बोलते फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की आजादी। क्या हो अभिव्यक्ति की आजादी? इसका मतलब मनुष्य मस्तिष्क से पढ़ने वाले विचारों को ना व्यवहारिक रूप दिया जा सके। इस लड़की कल को दिमाग में आया, नहीं ये लड़की पता क्या करेगी, कल एक दुकान खोलने की, बुटीक खोलने जा रही है। सही बात है, इसके दिमाग में आया। उस लड़की के दिमाग में आया, नहीं काजल मेरा नाम है, मैं कल को काजल मोमो वाली बनने जा रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता है इसके दिमाग में। सही बात है। उस लड़की के दिमाग में आया, क्या आएगा दिमाग में, कुछ आएगा, डांसर, सलोनी डांसर बनना चाह रही है, एक डांस अकेडमी खोलना चाह रही है, कर सकती है। हाँ, इसके अंदर मस्तिष्क में पढ़ने वाले विचारों को यह व्यवहारिक रूप नहीं दे सकती। सही बात या उस उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकती, अभिव्यक्त नहीं करती, नाम अभिव्यक्ति, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसके अंदर जो थॉट्स डेवलप हो रहे, इसका मतलब वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अब मेरे मन में आया था कि यार मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा और पढ़ाऊंगा। क्या मैंने पढ़ाया? हाँ, मेरे मस्तिष्क में पहला आया होगा, तब मैंने यहाँ से इसे व्यवहारिक रूप दिया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अंत तक मेरे अंदर पढ़ने वाले विचारों को मैंने बाहर निकाल दिया, नहीं कर दिया, व्यवहारिक रूप दे दिया, नहीं दिया। इसका मतलब हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर साफ साफ अभिव्यक्ति की आजादी की उल्लेख। इसका मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अपने मस्तिष्क के अंदर पढ़ने वाले विचारों को आप व्यवहारिक रूप देख सकते हो। चलिए, तो है हमारे देश के अंदर, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई दुकान तुम कहीं भी खोलना चाह रहे, रोजगार पैसा करना चाह रहे तुम, और कोई भी तुम्हें रोक रहा, तो तुम समझे तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ, कोर्ट हमारे संपर्क में आकर खड़ा हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ना हमारे संविधान के अंदर मौजूद है, सच में। लेकिन ये पता कौन से फेज में, डेवलपिंग फेज में, विकासशील अवस्था में अभी पूरी तरह नहीं आ पाई है। सही बात है, अजय पूरी तरह हमारे संविधान के अंदर ये अभी इन्हें हम पूरी तरह अपना नहीं पाए। इसलिए हम ना इन पूरी चीज को, जिस चीज को हम अपना नहीं पाए अभी डेवलपिंग फेज में, इसे हम आकांक्षाएं बोलते हैं। आकांक्षा, आकांक्षाएं, आकांक्षाएं, इसे बोलते हैं एस्पायरेशन। याद रही बात है, क्या बोलते हैं इसे? एस्पायरेशन, एस्पायरेशन, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, ओपन सोसाइटी, लैंगिक समानता, तटस्थ नौकरशाही, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। याद रही बात है। ये 6 की 6 चीज चाहिए मुझे। अगर ये 6 की 6 चीज हुई तो संवैधानिक मूल्य होंगे। अगर संवैधानिक मूल्य होंगे संविधान के अंदर, तो संविधान, उसके बाद लोकतांत्रिक संविधान हमारा कहलाएगा। यस और नो? अगर किसी देश के संविधान के अंदर लोकतांत्रिक संविधान है, तो संगी बात है, तुम क्या देंगे वहां? संविधानवाद। क्या है वहां? संविधानवाद। अब सवाल इन मूल्यों के प्रति, इन वैल्यू के प्रति हम कितने कटिबद्ध? हेलो, कटिबद्ध का मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं हम इन्हें करने के लिए। हमने क्या क्या करा? जितने हम कटिबद्ध होंगे, हम कहेंगे वहां संवैधानिक नैतिकता इतनी ज्यादा होगी, संवैधानिक नैतिकता वहां इतनी ज्यादा होगी। इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, ये डेवलपिंग फेज में, ये विकासशील अवस्था में, इन मूल्यों को, इन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम कितना काम कर रहे होंगे। जितना काम कर रहे होंगे वही होगी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? क्या हम इन मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? आप कहोगे सर हाँ प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम इन प्राप्त करने को और काम कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। अभी हम कौन सी अवस्था में आए? अभी हमारी विकासशील अवस्था में, विकासशील अवस्था। कौन सा फेज है? डेवलपिंग फेज, डेवलपिंग फेज। याद रही ये बात है। उसके बाद जरा एक बात बताओ, अगर ये हमारी क्या है? आकांक्षाएं। लेकिन हमें कहां जाना? विकसित अवस्था में जाना, विकसित अवस्था में, विकसित और विकसित अवस्था में चले जाओगे तो हमारा लोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। जिस दिन लोकतंत्र पूरी तरह मेच्योरिटी आ चुकी, एक होती है इमेच्योरिटी। मान लो तुम देखो कुछ बच्चा ऐसी हरकत करते, किसी ने उसको कुछ भी कह दिया, तुरंत रोने लगेगा, ये इमेच्योरिटी की हालत हो। सही बात है। इसका मतलब उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई। मुझे क्या होगा? मुझे कोई रुला देगा। सही बात है। मैं वो अनाविन सुनने का रूल आके गया, इस तेरा घंटा फर्क नहीं पड़ने का मेरे को। सही बात है। तुम्हें कुछ भी कह दिया ना किसी ने, मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे बात नहीं करा, तुम फिर रुष्ट होकर बैठ जाओगे, इसे कहते हैं इमेच्योरिटी। क्या बोलते हैं सर? इमेच्योर। हाँ, कुछ भी अभी पूरा मेच्योर नहीं हो पाया ना पूरी तरह। जब मेच्योरिटी आ जाएगी ना, तुम हंसना छोड़ दोगे। क्या? चलो बात ना करो, सुन लो यार, अब सुन लो, पढ़ लो यार, समझे? अच्छा,
लोकतंत्र ना हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है, अभी इमिच्योर। क्या मिच्चू नहीं है, इमिच्योर। इमिच्योर इस आसान भाषा में कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र। वो अभी तरह ना वो, हाँ वो ना अभी बचपन में शिशु अवस्था में काम कर रहा है हमारे यहाँ। धीरे 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 सुन, कहाँ जा रहे हो, प्लीज टेक अ सीट। जिस दिन हमारे यहाँ लोकतंत्र ना पूरी तरह मैच्योर होगा ना, तो तुम किसी से नहीं डरने के। फिर जहां लोकतंत्र मुझसे वेरी डरना पड़ेगा। सुन लो, लोकतंत्र जहां भी मैच्योरिटी में, सुन लो यार, लोकतंत्र अगर मैच्योरिटी में आया ना, इसका मतलब ये होगा कि कैसे पता लगा मैंने लोकतंत्र मैच्योरिटी में आ चुका, जब तुम्हें महिलाएं प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य करती दिखा देगी। अरे हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत है, पता कितनी बुरी हालत है, इस वाले पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ। इतनी बुरी हालत है, किसी महिला को पेट्रोल पंप पर काम करते देख लेना, करो हाँ ऐसे तो वही मूड में हमारा, क्यों महीना काम नहीं कर सकते भाई? सब, अरे यार महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सही बात, वहां जाओ यूरोप में 17-18 साल, यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं वहां महिला को 17-18 साल के बाद अकेला छोड़ दिया, अपना घर का खर्चा, अपना खर्चा खुद उठागी। इंग्लिश मीडियम पिक्चर देखी, जाकर देखो, उसमें सब बता रखा इंग्लिश मीडियम पिक्चर में। ये सुन लो तो सुन लो, ये पूरा का पूरा एरिया होगा हमारा, ये पूरे के पूरे वैल्यू हो गए। अब तुम बताओ भारत के संविधान में संवैधानिक मूल्य है क्या? है तो कौन? शिशु अवस्था नहीं, विकासशील अवस्था में। शिशु क्या जगत अवस्था में, ये लिखो वहां से, शिशु अवस्था में, विकासशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो यार भारत में मतलब अजीब पीस पैदा हो गए। अब समझते हो संवैधानिक नैतिकता क्या हो। अमेरिका के बच्चे, इतने बच्चे, उन्होंने मौलिक अधिकार लागू हो, मतलब याद हो, अपने मौलिक अधिकार पता है, फंडामेंटल राइट्स पता रहा हो ना। जब वहां से आंदोलन हो ना, तो संसद के ऊपर झंडा ठाके चढ़ जाए, जो पार्लियामेंट हो वहां, उसके वहीं सामने खड़े होकर आंदोलन लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो, छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पता क्या है, यहाँ की मम्मी क्या कहा, अरे बेटे किसी की लड़ाई में नहीं बड़े करते। यहाँ की मम्मी क्या सलाह दे, अरे भाई किसी की लड़ाई में नहीं बड़े करते, अपना हाथ पीछे खींच ले, घर लड़ाई में जा कर देंगे। सही है, कोई बात नहीं, मतलब अपने अधिकारों के प्रति भी नहीं जा सकते तुम। इसका मतलब पता क्या है, संवैधानिक नैतिकता का मतलब हो, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब हो कि उस देश के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति, इन संवैधानिक मूल्यों के प्रति, या उस देश की सरकार इन संवैधानिक मूल्यों के प्रति कितनी कटिबद्ध का मतलब इन्हें प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास करती है। तो इसे हम संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, चलो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी समझ में आई है। ठीक, नोट्स में सब लिखा हुआ है इसके बारे में। अब हम जब भी बात करेंगे ना, जब भी मैं बोलूंगा ना, बेटा बताओ हमारे यहाँ संविधान क्या, हम संविधान, सुन लो, मैं बोलूंगा तुम, हम क्या हम संवैधानिक मूल्य प्राप्त कर पाए, तो आप कहोगे जी नहीं भाई जी, हमारे यहाँ संवैधानिक मूल्य ना विकासशील अवस्था में तड़प रहे हैं। तड़प क्या कर रहे हैं? तड़प रहे। क्या रूल ऑफ लॉ है? हाँ, कानून से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी तड़प जा। सही बात है। आर्थिक न्याय ना जाना भाई जी, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। देखो हम कितने गरीब, आप कितने अमीर, लो पैसे दो। सही बात है। ओपन सोसाइटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है। आज ही महीना बाहर निकल कर तैयार होकर चल दो, ये कल को इन पारों पर लग जाएंगे। कह रहे अच्छा ज्यादा ही बढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, लेकिन अपने घर के बताएंगे। पता क्या क्या की, जो घर में दो चार बुढ़िया सी मिलेगी, ऐसी मिलेगी वो। सही बात है। पैर तो कबर में लटक रहे, लड़की का चाल चलन सही ना लग रहा मेरे को। अच्छा, पैर कबर में लटक रहे। तटस्थ नौकरशाही उदाहरण दे दिया मैंने तुम्हें, इसका पूरा हाल। अभिव्यक्ति की आजादी या थोड़ी थोड़ी है, समझ बात है, लेकिन ये भी कभी कभी गायब हो जा। इसलिए मैंने कहा इनमें कहीं ना कहीं समस्या तो है। इसलिए कहा ये एस्पायरेशन, इन हम आकांक्षाएं, इन हम प्राप्त करना चाहते हैं। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? इस पर पूरी डिबेट हो चुकी। ये वाला फेज हमारा खत्म हो चुका है। पहला, दूसरा, चौथा, संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चला था। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने तुम्हें बताया। सुनो, अभी हम किसी भी संविधान की बात कर रहे हैं। अब भारतीय संविधान की बात करेंगे, सामने भारतीय लगाते चले, भारतीय संविधान की बात हो जाएगी। यस और नो? अब हम कल को चलेंगे और कल को पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी। यस और नो?